हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। हेलो गाइस। ओके गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, फिर अपन सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन। ओके नेहा जी, ठीक है, आवाज़ आ रही है। देखो यार, अपन इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और अगर मैं बात करूँ तो कल की जो हमारी क्लास हुई थी वहाँ पर अपन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के नियर अबाउट 40 क्वेश्चन देखे थे। मोहम्मद जी, गुड आफ्टरनून, ठीक है ना? गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आज हम लोग ना कंटिन्यू करने वाले हैं, बट उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक लक्ष्य बैच की, जो कि क्रैश कोर्स है। और देखो, ये जो क्रैश कोर्स होगा ये कहीं और नहीं होगा, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे ही होगा। और अपना जो यूट्यूब चैनल है जिस पे ये क्रैश कोर्स होने वाला है वो कौन सा भाई? अनअकैडमी SSC जेई वाला, ठीक है। तो अभी लेक्चर यहाँ पे हो रहा है, बट याद रखिएगा कि यहीं पर पूरा का पूरा हम लोग का क्या होने वाला है भाई, ये क्रैश कोर्स होने वाला है पूरा। यहाँ पे सिलेबस हम लोग फिनिश करेंगे। और एक बात और आपको क्या करना है भाई, कि लिंक में भी आपको जो आपका डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पर भी इसकी लिंक होगी, और अभी आपको कमेंट में भी लिंक आ जाएगी। तो आप लोग ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो बैच है ना, ये 20 जून से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप कोई भी क्लास मिस मत करना, और प्रॉपर जो 20 जून है ना, वहाँ से एकदम प्रॉपर शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे इसके बारे में भी याद रखना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अपन लोग इसको करने वाले हैं, ठीक है। आगे अगर अपन लोग बात करें तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, बट ये बताइए कि क्या आप में से जो लोग भी हैं उन्होंने एक लास्ट वाला क्लास देखा था? आप पुजारी जी, डेफिनेटली वी विल कंप्लीट होल सिलेबस, ठीक है। बस आप लोग उसको ज्वाइन करो और उसको शेयर करो, ठीक है ना, क्योंकि 20 जून से अपन लोग पूरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले हम लोग पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, उसको सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। अनअकैडमी SSC जेई वाला जो है ना, उसको कर लेना, ठीक। सिलेबस करेंगे अपन लोग पूरा। अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बट मैं मुझे ये बताओ कि कल जो मैंने सेशन लिया था उसके क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई किए बाद में, कि क्वेश्चन आप लोग से बन रहे थे या नहीं बन रहे थे, जैसा भी है। आई होप आप लोगों ने ट्राई ज़रूर किए होंगे, ठीक है। क्योंकि अब मैं क्या करने वाला हूँ, आगे बात करूँगा आज के क्वेश्चंस की। कल हम लोगों ने टोटल, हाँ ओके, मेमे गॉड, ठीक है भाई, पुजारी जी, मोहम्मद, तालाज और नेहा भाई यादव, आप लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। यार शेयर किया करो सेशन को, मैं देख रहा हूँ जैसे कि 5 लोग ही हैं, तो फिर है ना, थोड़े ज़्यादा लोग होना चाहिए, मज़ा तभी आएगा। श्रीजीत भाई, ज्योग्राफी 20 जून से ही चालू हो जाएगा। ये देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, ये जो क्रैश कोर्स है ना, इसमें मैं पूरा स्टार्ट कर दूंगा, पूरा फिनिश कर दूंगा, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट है पूरा का पूरा कर दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। ज्योग्राफी बस 20 जून से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। आज और कल अपन लोग एक रिवर सिस्टम देखने वाले हैं। कल मैं आपको एक पढ़ाऊंगा इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। कल इसी टाइम पे, मतलब अभी देखो, अभी कुछ समय मेरी क्लास यहीं पर होगी 17, 18, 19 को, है ना, तो उस समय अपन लोग देख लेंगे। तो कल से अपन कुछ थ्योरी वाले चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ओके पुजारी जी, चलिए डन। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में, तो क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, कि मोहम्मद बिन कासिम कंक्वेर्ड सिंध इन द ईयर, जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने सिंध पर कब्जा कब किया था? इसका आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। आप लोग पूरा डिस्कशन चालू करते हैं, पूरी थ्योरी जो इससे रिलेटेड है वो भी मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। कमेंट करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखो, अगर जब आप लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो ना, मध्यकालीन भारत, तो डेफिनेटली उसकी शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है। क्योंकि एक ये बंदा जिसको आप देख रहे हो ना, मोहम्मद बिन कासिम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को बात करना है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ये वेट कर रहा था कि कुछ लोग और आ जाएं, बट चलो ठीक है, अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, अब अगर सपोज करते हैं हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखो जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये बंदा कहाँ से आया था? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, जो मोहम्मद बिन कासिम था ये बंदा आया था अरब से, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? अरब से आया था। क्यों आया था, तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ, आंसर आपका सही है मोहम्मद ताला जी, इसका आंसर आपने सही बताया कि 712 AD इसका आंसर है, ठीक है। ये बंदा अरब से आया था, और कब आया था, जैसे कि मोहम्मद ताला जी ने बताई दिया है, ये आया था 712 AD में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आया इसलिए था क्योंकि ये अगर अपन लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये रहा हमारा देश, हमारा भारत, ठीक है। और हमारे देश के ठीक नीचे यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका, जिसको एंशियंट टाइम पीरियड में कहते थे अपन लोग सिलोन। क्या बोलते थे? सिलोन, ठीक है। ये यहाँ से अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पर एक प्लेस पड़ता है फ्रेंड्स, इस प्लेस का नाम था कराची। आज की डेट में कराची है, पहले इसको दोबर बोलते थे। पहले इसको क्या बोलते थे? दोबर बोलते थे। तो ये एक प्लेस है जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? कराची। प्रबीर हल्दर, गुड आफ्टरनून भाई, ठीक है ना। आप लोग आंसर सही दे रहे हो, वेरी गुड भाई, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा था मैं कि ये एक कंट्री है जिसको आज हम श्रीलंका बोलते हैं, बट पहले इसको हम शिलोन बोलते थे। और ये जो एरिया आप देख रहे हो जिसको आज हम कराची बोलते हैं, पहले इसको दोबर बोलते थे। तो होता क्या था कि सपोज करो यहाँ से अगर आप आगे जाओगे, ठीक है, इधर आप अगर आगे जाओगे तो इस वाले एरिया में आपको क्या दिखेंगी? अरब कंट्रीज दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको अरब कंट्रीज दिखेंगी, है ना, पाकिस्तान से इधर, जैसे आप इधर आगे जाओगे, ठीक है। तो हुआ क्या था, जो श्रीलंका का किंग था ना, उसने यहाँ के किंग के लिए क्या भेजे थे? गिफ्ट भेजे थे। पर हुआ क्या, जो कराची वाला एरिया ना, यहाँ पे बहुत सारे लुटेरे रहते थे, प्लंडर रहते थे। इन लोगों ने क्या किया, उस गिफ्ट को आकर के लूट लिया और इससे गुस्सा आ गया किसको? अरब के किंग को। अब एक बात, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, जो मैं अरब का किंग कह रहा हूँ ना, उसका नाम था अल हजाज II। एक्चुअली वो एक कैलिफ था, खलीफा था। एक्चुअली होता क्या था कि मुस्लिम्स के जो हॉली गुरु होते हैं, जो उनके सबसे बड़े आप बोल सकते हो धर्म गुरु होते हैं, वो कौन होते थे? खलीफा। और वो राजा भी होता था, ठीक है। बेसिकली अगर बात करूँ ना प्रोफेट मोहम्मद की, पैगंबर मोहम्मद की, तो ना सिर्फ वो एक, आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने ना सिर्फ इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है ना, ओके ओके, तो ना सिर्फ उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, बल्कि अगर मैं बात करूं, ना सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत की थी, बल्कि अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बहुत सारे एरियाज पे भी क्या किया था भाई? कन्क्वेयर भी किया था। मतलब बहुत सारे एरिया उन्होंने जीते भी थे। तो जो उनके बाद में जो इस्लाम धर्म को लीड करते थे वो कैलिफ लोग हुआ करते थे, खलीफा लोग हुआ करते थे। तो वो राजा भी हुआ करते थे और धर्मगुरु भी होते थे। तो उन्हीं के लिए गिफ्ट भेजे थे श्रीलंका यानी कि सिलोन के किंग ने, जिसको कराची के लुटेरों ने लूट लिया, ठीक है। और ऐसी हालत में क्या हुआ, ऐसी हालत में अगर फ्रेंड्स मैं आपको बात करूं तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो खलीफा है उन्होंने एक बंदे को भेजा जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। ये मोहम्मद बिन कासिम की मैं अगर बात करूं ना, ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसको खलीफा ने भेजा जिसका नाम था अल हजाज II। खलीफा ने भेजा जाओ और जा कर के कराची यानी कि दोबर के लुटेरों को सबक सिखाओ। तो ये बंदा कहाँ पर आया? कराची आया, कासिम। और यहाँ पर बेसिकली जो कराची आप एरिया देख रहे हो, ये कौन से एरिया में आता है? तो ये आता है सिंध वाले एरिया में, ठीक है। ये कौन से एरिया में आता है? सिंध वाले एरिया में आता है, ठीक है। और आज भी अगर आप देखो तो सिंध एक प्रोविंस है, एक स्टेट है। कहाँ पर? क्या भाई मेमेवट्टो खलीफा एक समाधि है? नहीं भाई, खलीफा एक समाधि नहीं है। एक्चुअली देखो, जब प्रोफेट मोहम्मद जी की डेथ हो गई ना, तो उसके बाद जो भी इस्लाम का या फिर मुस्लिम्स लोगों का जो सबसे बड़ा धर्मगुरु होता था ना, उसे वो लोग कैलिफ या फिर खलीफा कहते थे, और वो राजा भी होता था, ठीक है। तो खलीफा इस तरीके से चेंज होते जाते थे। और इस समय खलीफा था अल हजाज II। आई होप मेमे गॉड अब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि एक बंदा खलीफा है, ठीक है ना, अल हजाज II, तो वो किंग भी है, ठीक है, वो अपना एरिया भी देखता है और साथ में वो धर्मगुरु भी है, ठीक है। तो खलीफा एक पोस्ट है, एक समाधि नहीं है, एक टाइटल आप बोल सकते हो, ठीक है, एक टाइटल आप बोल सकते हो। किसको? खलीफा को। आई होप मेमे गॉड समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। चलो, तो अगर अपन लोग बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम को उन्होंने भेजा कराची, सिंध भेजा, ठीक है। और कभी भेजा था? तो इन्होंने भेजा था इसको 712 AD में। और उसके बाद ये बंदा आता है और कराची के लुटेरों को क्या करता है भाई? ख़त्म करता है। और इसके अलावा ना सिर्फ इसने लुटेरों को सबक सिखाया, बल्कि इस बंदे ने कराची को कैप्चर भी कर लिया। दैट मीन्स कराची पर इस बंदे ने कब्जा भी कर लिया, ठीक है ना। कराची पर इस बंदे ने क्या कर लिया? कब्जा भी कर लिया, ठीक है। तो ये भी अगर क्वेश्चन आ गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने कभी कैप्चर किया था कराची को, तो कराची को, या फिर मैं यह कहूँ कि पूरा सिंध को कब कैप्चर किया था, तो आंसर था 712 AD, 712 ईस्वी में। अगला पॉइंट ये है ना कि ये वो बंदा था जिसने इंडिया में एक प्रकार के टैक्स की शुरुआत की, एक प्रकार के कर की शुरुआत की फ्रेंड्स। और उस टैक्स का नाम था जिजिया या फिर जजिया, स्पेलिंग इसकी यही होगी, ठीक है ना। जजिया हिंदी में इसको बोलते हैं, जजिया। अब जजिया एक ऐसा टैक्स है जो टैक्स वसूला जाएगा किन लोगों से? तो याद रखना, ये टैक्स वसूला जाएगा सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम से। दैट्स मीन्स आप ये समझ सकते हो, या तो आप क्या बन जाओ, मुस्लिम धर्म को अपना लो, और अगर आप मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाओगे तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा जिसका नाम होगा जजिया, ठीक है।
आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले किसने इंडिया में जिजिया टैक्स की शुरुआत की, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। कहीं पर कोई डाउट हो ना तो प्लीज़ मुझे बता देना। हाँ, जजिया, मोहम्मद तलहा जी, जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने। देखो, जो मुस्लिम्स होंगे उनको जजिया टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जो बंदे मुस्लिम हैं वो आज भी एक प्रकार का टैक्स पे करते हैं जिसको आप बोलते हो जकात। तो जकात अलग चीज़ है, ठीक है ना, और जजिया अलग चीज़ है। जजिया टैक्स वो होता है जो सिर्फ नॉन मुस्लिम पे करेगा। या तो आप मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए, और अगर आप नहीं अपनाओगे तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा जिसका नाम हो जाएगा जजिया टैक्स। आई होप अब क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है ना। और मेमे गॉड याद रखना भाई, खलीफा एक टाइटल है, एक उपाधि है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। चलो, अब ये सब कुछ हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब कुछ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब हमको कहाँ से पढ़ने को मिलता है? तो एक बुक है फ्रेंड जिसका नाम है चाचनामा। क्या नाम है? चाचनामा। अब अगर मैं इस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है चाचनामा, तो चाचनामा इज नथिंग बट दी, इसी बुक में आपको मिलती है क्या? तो आंसर हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ सिंध। अबू बकर नाम के बंदे ने इस बुक को लिखा था, हिस्ट्री ऑफ सिंध। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चाचनामा किसने लिखी, तो आंसर है अबू बकर, ठीक है। और इसी बुक में लिखा गया है कि किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम आता है। सर कागज़ तो दिखाने पड़ेंगे। मेमे गॉड क्यों कागज़ दिखाने पड़ेंगे, किसको दिखाने हैं भाई? ठीक है, अच्छा आप अगर एनआरसी वगैरह की बात कर रहे हो क्या, वो अलग चीज़ है भाई, ठीक है ना, उसके बारे में अपन किसी दिन बात करेंगे। एक्चुअली लोग उसको ना मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको हमको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, ठीक है, समझेंगे अपन एक आध दिन। चलो, तो जो भी कुछ ये मैंने आपको बताया, ये सब हम लोगों ने जिस बुक से पढ़ा है, वो बुक कौन सी है? चाचनामा। और चाचनामा रिटन बाय वोम, तो आंसर हो जाएगा अबू बकर, ठीक है। तो यहीं से हमको पता चलता है भाई, तो ये बात आपको समझ में आ जाती है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या, बाद में 738 एडी में, 738 ईस्वी में जो किंग हुआ करते थे फ्रेंड्स, जो थे प्रतिहार। तो जो प्रतिहार किंग हुआ करते थे ना, उन लोगों ने इनको भगा दिया। उन लोगों ने ये जितने भी अरब लोग यहाँ पे रह रहे थे सिंध वाले एरिया में, उनको भगा दिया। तो जो मुस्लिम इन्वेशन हुआ था इंडिया में 712 एडी में, वो वापस चले गए हैं कब? 738 एडी में। इन्हीं के साथ यहाँ पर जो जिजिया टैक्स था वो भी खत्म हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ से देखो आपने क्या क्या सीखा। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, है ना। वेन ही इन्वेडेड, तो आंसर हो जाएगा 712। कब वो आया इंडिया में, तो आंसर हो जाएगा 712, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ सिंध, सिंध का इतिहास कौन सी बुक में लिखा है, तो आंसर हो जाएगा चाचनामा। किसने चाचनामा को लिखा, तो आंसर हो जाएगा अबू बकर ने लिखा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका का एंशिएंट नेम, पुराना नाम क्या है, तो ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पढ़ा रखा है शिलोन। देखो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं सिर्फ एक क्वेश्चन से। और एक और क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे पहले जजिया टैक्स की शुरुआत किसने की, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी शुरुआत की थी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, दो इसका आंसर कि इसका आंसर क्या हो सकता है ना। क्वेश्चन क्या है? द बैटल दैट लेड टू फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया, भारत में जो मुस्लिम पावर है उसकी शुरुआत कौन सी बैटल से, यानी कि कौन से युद्ध से माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप मुझे बताओ, कौन सी बैटल से शुरुआत मानी जाती है मुस्लिम पावर की इंडिया में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। जजिया टैक्स और नॉन मुस्लिम, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दें, अगर आपको समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, नहीं तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को, पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। हाँ, तो भाई शिवांश आपने ऑप्शन 2 दिया है, मोहम्मद तलहा जी आपने 3 दिया है, दीपा हल्दर आपने भी 2 दिया है। अपन देख लेते हैं तो जो बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हैं, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, वो राइट हैं। अब कैसे राइट है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ, ये तराइन इज़ नथिंग बट दी एक प्लेस है, और ये प्लेस कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। दूसरा प्लेस अगर मैं बात करूँ पानीपत, ये प्लेस भी कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये प्लेस भी आपका हरियाणा में, ठीक है। ये जो 4 बैटल लिखी ना, चारों की चारों बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन, तो आंसर आप बता सकते हो क्या? ये बैटल का ईयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1191 ये ईयर है।
आप में से कोई बता सकता है कि ये बैटल कब लड़ी गई? पूरा डिस्कशन करेंगे एक्चुअली। 1191 ये ईयर है इसका, और ये बैटल लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, जिसको आप बोलते हो, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं मोहम्मद घोरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो आंसर क्या था? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस घोरी। ठीक है, और इस बैटल में क्या हुआ? घोरी वॉज डिफीटेड, दैट मीन्स घोरी की इस बैटल में हार हुई, घोरी इस बैटल में हारा। अब आपको बता देता हूं ये घोरी कौन है। ये जो मोहम्मद घोरी था, आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा। हाँ जी दीपा हल्दर जी, बिल्कुल सही है, आप लोगों ने सही बोला 1191। और ये ईयर भी बिल्कुल याद रखना है। कैसे याद रखना है अभी मैं आपको बता दूंगा। घोरी जो बंदा था ना, ये अफगानिस्तान की में एक जगह थी जिसका नाम था घोर, और वहीं से ये आया था, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? मोहम्मद घोरी। तो ये बंदा इंडिया को कैप्चर करना चाहता था। कौन? मोहम्मद घोरी। पर जब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, जो कि हरियाणा में हुआ, तो इस बैटल में जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं, है ना, जिनकी अगर मैं बात करूं, जो दिल्ली और अजमेर के किंग थे, उन्होंने हरा दिया था किसको? मोहम्मद घोरी को। तो अगर आपसे पूछा फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तो आंसर हो जाएगा 1191। ऐसा याद रखना कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के लास्ट में क्या है? 1। तो यहाँ पर घोरी जिनको जिंदा छोड़ दिया गया, और घोरी ने बोला कि मैं बदला लेने वापस आऊंगा। देन अगेन 1192, 1192 क्या होने वाली है यहाँ पे? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, अगेन पृथ्वीराज चौहान वर्सेस घोरी, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस घोरी। एंड इन दिस बैटल, है ना, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाई घोरी। इस बैटल में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उनको मार दिया गया। ठीक है, उनको मार दिया गया, ये बात आपको याद रखना। और यहीं से मोहम्मद घोरी ने क्या किया? दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर लिया। तो मुस्लिम पावर की जो शुरुआत है इंडिया में, वो कौन सी बैटल से हुई? तो आप सभी समझ गए होंगे कि आंसर हो जाएगा सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध। एक मैं आपको और बात आपको बता देता हूं कि हुआ क्या था। जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इन्होंने शादी की थी एक बंदी से जिनका नाम था संयोगिता। और संयोगिता किसकी बेटी थी? अगर आप लोग जानते होंगे तो भाई आप लोगों ने एक बंदे का नाम सुना होगा जो कि वहां से बिलोंग करता है, कन्नौज से, है ना, जयचंद्र उसका नाम था। तो जो जयचंद्र था बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसकी बेटी से शादी कर ली थी पृथ्वीराज चौहान ने। और जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन है, इसमें साथ दिया मोहम्मद घोरी का, किसने? जयचंद्र ने। और ये एक बहुत बड़ी वजह साबित हुई कि पृथ्वीराज चौहान जी ये बैटल हार गए। ठीक है ना। मोहम्मद तलहा जी, आप जैसा बता रहे हैं ना, मोहम्मद घोरी सक्सीडेड इन 17th अटेम्प्ट टू इन्वेड इंडिया, दैट्स वाज रॉन्ग एक्चुअली। ये सिर्फ लिखा गया एक्चुअली। आप पता है कहाँ से बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी। पृथ्वीराज चौहान की घोरी के साथ, हाँ, पृथ्वीराज चौहान के जो फादर इन लॉ है, जो जयचंद्र है, वो घोरी के साथ मिल गए थे। बिल्कुल सही है। हाँ प्रबीर जी, आप आंसर सही दे रहे हैं। अब ये 17 बैटल वाला क्या कॉन्सेप्ट है भाई, मैं इसको भी अभी क्लियर कर दूंगा, अभी तुरंत क्लियर कर दूंगा। बस याद रखना कि पृथ्वीराज चौहान और घोरी की जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये जितना कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं तो मैं किसके हिसाब से बता रहा हूं? एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से। तो उसके हिसाब से भाई 2 बैटल लड़ी गई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन। अब इसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, पर एक बात और सुन लो। जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन है ना, इसमें क्या हुआ था? इसमें जब पहले दिन का जो बोलते ना लड़ाई जब खत्म हुई, तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर अगेन लीड कर रहे थे, काफी अच्छे से आगे चल रहे थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। तब जयचंद्र ने घोरी को बोला कि देखो, जो ये राजपूत होते हैं ये सिर्फ दिन में लड़ते हैं, ठीक है ना, और अभी रात में ये लोग बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। तो क्या किया गया? इनकी थकी हुई सेना सो रही थी और ऐसे में हमला कर दिया गया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और उनको मारा गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। और जो 17 बार वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। ठीक है, वो 17 बार वाला क्या कॉन्सेप्ट है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक, उसके पहले 2 बातें और देख लेते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तो बच्चों ने आंसर सही दिया। ये सारी बैटल का ईयर याद रखना, तो आंसर हो जाएगा 1526, 1526। ठीक है ना। किसके किसके बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और इस बैटल में क्या हुआ था? इब्राहिम लोधी वॉज किल्ड, इब्राहिम लोधी को मार दिया गया था। ठीक है ना। तो 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और इसमें बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, और यहां पर इब्राहिम लोधी वॉज किल्ड, इब्राहिम लोधी को मार दिया गया था। और अगर हम लोग बात करें सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की, तो ये हुई थी फ्रेंड्स 1556 में, यानी कि 1556 में हुई थी। और ये हुई थी किसके बीच में? तो आप लोगों ने डेफिनेटली नाम सुना होगा, हेमू या फिर हेमचंद्र वर्सेस बैरम खान, वर्सेस बैरम खान।
हेमू वर्सेस बैरम खान। और बैरम खान कौन था भाई? सेनापति था। किसका? आप ये बोल सकते हो पहले तो हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था, और उसके बाद जब हुमायूं की मौत हो गई तो फिर इन्होंने अकबर को बहुत 18 ईयर तक, जब तक अकबर 18 साल का नहीं हुआ तब तक इन्होंने अकबर की हेल्प की थी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ये बता रहा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और ये वाली बैटल किसके किसके बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और ये वाली बैटल किसके बीच में? हेमू वर्सेस बैरम खान, हेमू वर्सेस बैरम खान। ठीक है ना, और इस बैटल में हेमू वॉज किल्ड, हेमू को यहाँ पे मार दिया गया था। अब मैं आपसे बात करूंगा कि वो 17 बैटल वाला क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है। पर अगर किसी को लगता है कि ये जो मैंने अभी कराया इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। पानीपत भी प्लेस है कहां पर? हरियाणा में। तराइन भी प्लेस है कहां पर? हरियाणा में। अब वो 17 बैटल वाले पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, हरियाणा के लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया था कि सारी बैटल हरियाणा में ही होती थी, नहीं। ये देखो, ये है दिल्ली, ये आप देख सकते हो, ये क्या है भाई? न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली यहाँ पे। ठीक है, और कोई भी इंडिया में हमला होता था ना तो ये पाकिस्तान के पंजाब से होते हुए, इंडिया के पंजाब से होते हुए आते थे। कौन? ये जितने भी हमलावर हैं। ठीक, और ये दोनों फोर्सेस जब निकलती थी तो हमेशा टकराती थी कहाँ पर? हरियाणा में। और इसीलिए फ्रेंड, जो भी बैटल हम लोग मैक्सिमम पढ़ते हैं ना, वो सारी की सारी जो बैटल हमको पढ़नी पड़ती है ना, वो कहाँ पे हम पढ़ते हैं भाई? वो सारी की सारी बैटल हम लोग हरियाणा में पढ़ते हैं। सारी की सारी जो बैटल है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? हरियाणा में देखने को मिलती है। चाहे वो बैटल ऑफ तराइन हो, चाहे वो क्या हो भाई? बैटल ऑफ पानीपत हो। ठीक है, आई होप यार बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्वेश्चंस को ले रहा हूँ बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, इनके पीछे क्या रीज़न है। एक क्वेश्चन से अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वो 17 लड़ाई वाला क्या कॉन्सेप्ट है? किसका? पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद घोरी का। देखो, एक्चुअली क्या था कि आप लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा, जिस बुक का नाम क्या है भाई? पृथ्वीराज रासो। बुक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स, तो ये बुक किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने। चंद बरदाई कौन था भाई? उनका कोर्ट पोएट था। ठीक है ना, चंद बरदाई कौन था? उनका कोर्ट पोएट था, उनका राज कवि था, और उसी बंदे ने ये बुक लिखी थी जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अब जब उसने बुक लिखी पृथ्वीराज रासो, तो उसने इसमें पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने क्या बताया कि भाई मोहम्मद घोरी ने भारत पर जब 16 बार हमले किए तो उसको हरा दिया था। किसने हरा दिया था भाई? उसको हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। ऐसा लिखते हैं कौन? आपके चंद बरदाई। पर जब 17वीं बार हमला हुआ तो जयचंद्र के कारण वो हार गए। कौन? पृथ्वीराज चौहान। और उसके बाद चंद बरदाई ये लिखते हैं कि उनको ले जाया गया। कहाँ पर ले जाया गया? आपके घोर में ले जाया गया। घोर कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ठीक है, अब जब वहां पर इनको ले जाया गया तो ये बोला गया कि इनकी आंखें निकाल ली गई। इनकी आंखों को क्या किया गया भाई? इनकी आंखों को इन लोगों ने खराब कर दिया। समझ रहे हैं? तो अब उनके पास आंखें नहीं थी। तब ये लिखते हैं चंद बरदाई कि भाई मैं गया कहाँ पर? वहां गया, घोर में गया, पृथ्वीराज चौहान से मिला, उनकी हालत देखी, और पृथ्वीराज चौहान बोल रहे थे कि मैं घोरी को मारना चाहता हूँ, मैं मोहम्मद घोरी को मारना चाहता हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं मोहम्मद घोरी को मारना चाहता हूँ। तो चंद बरदाई ने बोला कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प यहाँ पे भी करूंगा। और मैं यहाँ पे हेल्प आपकी कैसे करूंगा? तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ घोरी से मिलने, क्योंकि देखो राज कवि को ना कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो घोरी से मिलने गए कौन? चंद बरदाई। और चंद बरदाई ने उनसे क्या कहा कि जो पृथ्वीराज चौहान की आपने आंखें फोड़ दी है ना, आज भी वो शब्द वेदी बाण चला सकता है। शब्द वेदी बाण का मतलब आप लोगों ने सुना होगा फ्रेंड्स की जिस तरीके से आपने उनका नाम सुना होगा श्रवण कुमार का, राजा दशरथ का नाम सुना होगा। तो मतलब क्या? साउंड के बेसिस पर आप बोल सकते हो निशाना लगा सकते थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। ऐसा चंद बरदाई लिखते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या? ये काम किया गया और फिर वहां पे बुलाया गया दरबार में। किसको बुलाया गया भाई? पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि मैं तभी निशाना लगाऊंगा जब एक राजा मुझको कहेगा। मतलब कि वो सुनना चाहते थे, किसकी आवाज सुनना चाहते थे? घोरी की। फिर घोरी ने बोला कि ठीक है, एक ड्रम रख दो और उसमें आवाज की जाएगी और उस पर आपको निशाना लगाना है जब मैं बोलूंगा। ठीक है, और इसी समय में यहाँ पर एक मैं बात करूं कि जब उसने घोरी ने बोला निशाना लगाओ, निशाना लगाओ, ठीक है ना,
और उसके बाद ड्रम की आवाज की गई, तो क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने घोरी पे निशाना लगा दिया, ना कि ड्रम पे, और इस तरीके से घोरी मारा गया, ऐसा लिखते हैं चंद्र बरदाई। और उसके बाद चंद्र बरदाई लिखते हैं कि फिर मैंने पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान ने मुझे मार दिया। पर आप एक बात सोचो, अगर ये पूरा हकीकत है तो क्या बुक वो पहले से लिख करके चले गए थे? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। तो जब हिस्ट्री लिखी जाती है ना तो बहुत सारी बुक्स को देखा जाता है, उसके बाद ये एनसीईआरटी में जो बातें कही गई हैं उसको हमको पढ़ना पड़ता है। तो इसके हिसाब से भाई 2 बार ही बैटल हुई है। कितनी बार बैटल हुई है? 2 बार। एक हुई है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, दूसरी हुई है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। और पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज रासो एक एपिक है, एक महाकाव्य है जो कि हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसको चंद बरदाई ने लिखा है। ये बात आप लोग प्लीज ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, और है तो मुझे बताओ। हाँ जी, कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज बता देना, नहीं तो अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन में बताने से पहले इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कुछ। सुनो, जब होती है 1192 में, यानी कि 1192 में क्या होती है फ्रेंड्स? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का मतलब क्या होगा? तराइन का दूसरा युद्ध। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का मतलब है तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जी की डेथ हो गई, और जो बंदा जीता था वो कौन था? मोहम्मद घोरी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मोहम्मद घोरी है वो घोर नाम की जगह से आया, और ये जो घोर नाम की जगह है ये अफगानिस्तान में। ओके भाई मोहम्मद तला जी, क्लियर। मयंक आ गए आप? नो, ठीक है, डन, गुड। चलो, हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो घोरी है ना, ये कहाँ रहता है? ये अफगानिस्तान में रहता है, ठीक है। और लेकिन दिल्ली और अजमेर तो किसने जीत लिया है? घोरी ने। तो घोरी ने क्या कहा कि जो इंडिया का जो एम्पायर बना है हमारा, जो इंडिया हम लोगों ने अभी तक जीता है, इस इंडिया को देखने के लिए मैं एक गवर्नर बना देता हूँ। गवर्नर मतलब ये बंदा मोहम्मद घोरी के लिए इस एरिया को देखेगा, मोहम्मद घोरी के लिए इस एरिया को देखेगा, और घोरी आता जाता रहेगा। मतलब वो रहेगा तो अफगानिस्तान में घोर में, पर बीच बीच में आता रहेगा। और इंडिया में जितने भी इलाके घोरी ने जीते थे, वहाँ का इस बंदे ने गवर्नर बना दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसको बना दिया था गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर गवर्नर बना दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है ना, वो एक स्लेव है। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। और किसका गुलाम है भाई? तो ये बंदा गुलाम है घोरी का। मतलब ये घोरी के लिए पूरा काम यहाँ पे कर रहा है। आई होप ये बात आपको सबको समझ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि 1209 में जब हम लोग हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि घोरी जो है उसका गला काट दिया गया था झेलम नदी के किनारे। अगेन है ना, घोरी का गला काट दिया था जाट लोगों ने। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग जो उसको पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना। तो 1209 में घोरी मर गया था, ठीक है। और जैसे ही घोरी मरा, उसके बाद ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके ऊपर कोई था नहीं, तो इसने क्या किया, इंडिया वाले एरिया में खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया कि मैं आज से इंडिया वाले एरिया का क्या हूं भाई, किंग। क्यों? क्योंकि अब कोई माई बाप ही नहीं बचा ना, घोरी तो मर गया, तो अब इसको ऐबक को किसी का डर था ही नहीं। तो इसने इंडिया वाले एरिया में खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया? किंग डिक्लेयर कर दिया, है ना। और देखो भाई, यहाँ पर मैं आपको सबको बता रहा हूँ, जब 20 जून होगा ना, तो हम लोग जो क्रैश कोर्स चालू करेंगे वो किस में चालू करेंगे? इस वाले चैनल पे, अनअकैडमी SSC JEE पे। और जो कमेंट में आपको जो आ रहा है ना भाई, उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। पूरी क्लासेस अपन वहीं पे करेंगे। चलो, आई होप इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था, मिलान पारिक, ठीक है, गुड। चलो, हाँ जी, तो आई होप यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर होंगी, यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक और बात समझा दी कि जो घोरी है उसकी क्या हो गई है? मौत हो चुकी है, और ऐबक अब इंडिपेंडेंट है। तो हुआ क्या, जब ऐबक जो है इंडिपेंडेंट हुआ तो ऐबक किंग बन गया, और ऐबक जब किंग बन गया तो यहां पर एक नया किंगडम चालू हो गया। तो आपने क्या देखा कि अब इंडिया में मुस्लिम्स का अंपायर जो है वो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन से ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। ठीक है भाई, S डॉट वाइट बैकग्राउंड अपन चालू करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अभी तो स्लाइड्स क्योंकि रेडी हैं, तो अभी तो अपन चेंज नहीं कर सकते, पर करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो, डन, यहाँ तक क्लियर है। वैसे आपको बता दूं, ब्लैक में अगर अपन लोग करते हैं ना, तो हमारी जो आइज होती है ना, उनमें प्रेशर कम पड़ता है, ठीक है। हाँ, वाइट से लिखना मैं चालू करूँगा, करेंगे अपन, दोनों काम देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ जी, तो अब हम लोग बात करते हैं। तो जब घोरी मर गया और ऐबक के पास पावर आ चुकी है, तो इंडिया में
अब जो पावर आई है तो इंडिया में ना एक अलग प्रकार की सल्तनत बनने वाली है जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। क्यों? क्योंकि इस सल्तनत का अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम टाइम जो कैपिटल थी वो कैपिटल कहाँ थी? वो कैपिटल थी दिल्ली, ठीक है ना। और इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अपन लोग इसको क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो कैपिटल थी वो कहाँ रहने वाली? दिल्ली। और इसीलिए हम लोग जो किंगडम पढ़ने वाले उसका नाम है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत जिस बंदे ने की थी, ठीक है ना, शिवांश ने सर, हाँ जी शिवांश, मैं वही बोल रहा था। पर चलिए कोशिश करेंगे अपन लोग, जो बेस्ट होगा अपन लोग पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसी मौत हुई, किसकी मौत हुई यार? घोरी की और कुतुबुद्दीन ऐबक। आसिफ सोहेल, ओके ओके ठीक है, चलो ठीक है आप इस पर काम करिए। हाँ, तो जैसी मौत हुई किसकी? घोरी की, तो किंग बन गया था ऐबक। और जो किंगडम था उसकी जो कैपिटल है मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए दिल्ली रही, इसीलिए इस किंगडम को कहा गया दिल्ली सल्तनत। क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत। और इस दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी ने रूल किया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। टोटल कितनी डायनेस्टी ने, कितने वंश ने रूल किया दिल्ली सल्तनत में? तो आंसर है 5 वंश ने रूल किया। और इन वंश के बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन यार बिल्कुल फिक्स है, आएगा मतलब आएगा, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। और इसको मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैं ट्रिक्स यूज करूंगा। तो देखो इसको याद कैसे करना है हमको। सब खतरनाक, या फिर आपके पास पहले से कोई ट्रिक है तो अच्छी बात है। सब खतरनाक थे सारे लोग, सब खतरनाक थे सारे लोग। तो यहाँ से हम लोग 5 डायनेस्टी क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट जो डायनेस्टी है फ्रेंड्स वो दिल्ली सल्तनत की थी, स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी को हम हिंदी में बोलते हैं गुलाम वंश। क्या बोलते हैं? गुलाम वंश। और इसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर के 1290 तक, ठीक है। खतरनाक से अगली डायनेस्टी हो जाती है जिसका नाम है फ्रेंड्स खिलजी। क्या नाम है? खिलजी। और खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1290 से लेकर के 1320। देन आता है थे से आ जाएगी नेक्स्ट डायनेस्टी, और उस डायनेस्टी का नाम है फ्रेंड्स तुगलक। और जो तुगलक डायनेस्टी है वो रहेगी 1320 से लेकर के 1414 तक, ठीक है। उसके बाद सारे से लेकर के जो अगली डायनेस्टी है वो कौन सी है फ्रेंड्स? वो है आपकी सैयद। और जो सैयद डायनेस्टी है वो रहेगी 1414 से लेकर के 1451 तक। देन आएगी लास्ट डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी। क्या नाम है? लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो रहेगी वो रहेगी 1451 से लेकर के 1526। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो 1526 है यहाँ पर हुई थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, याद है। और यहीं से जो दिल्ली सल्तनत है वो खत्म हो जाती है, जो दिल्ली सल्तनत है वो खत्म हो जाती है यहाँ से, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान सुन लेना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो सब खतरनाक थे सारे लोग, तो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। अभी इसी पर एक क्वेश्चन है जो अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो कि अरेंज द डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना, गिवन बिलो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। तो आप मुझे बताओ कि इसको प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होगा, इसका आंसर आप क्या कर सकते हो। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब आप लोग इसका आंसर दो। जो लोग लेट आए हैं भाई, ये थर्ड क्वेश्चन है आज का, ठीक है। ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। 43 इसलिए क्योंकि कल मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, मैंने अभी ट्रिक बताया था, सब खतरनाक थे सारे लोग। ऑप्शन 4 की बात कर रहे हैं। तो सब खतरनाक से तो पहली डायनेस्टी हो जाएगी स्लेव डायनेस्टी। खतरनाक से सेकंड क्या हो जाएगी? खिलजी डायनेस्टी। थे से थर्ड वाली हो जाएगी तुगलक डायनेस्टी। और सैयद यहाँ पे 4th नंबर पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? डी, ए, बी, सी। सारे लोग करेक्ट हो, इसका आंसर हो जाएगा 4। वेरी गुड। और ये क्वेश्चंस ना आएगा ही आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी, सबसे आखिरी डायनेस्टी कौन सी थी, अंतिम वंश कौन सा था, तो ये भी आप मुझे कमेंट से बताइए कि दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी। मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी कौन सा था, ठीक है ना। कमेंट से मुझे बताएंगे दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी।
है ना। दिल्ली सल्तनत, ये जो मैंने अभी आपको ये बताया है थोड़ा सा इसके बारे में, जो कि कब से कब तक है आपने देखा, ये आपको देखने को मिलेगी कब, 1206 से लेकर के 1526 तक है, ठीक है। और अभी आपने देखा कि इसकी जो स्टार्टिंग वाली डायनेस्टी है वो कौन सी, स्लेव है, और इसकी जो लास्ट डायनेस्टी है वो आप मुझे बताएं। वेरी गुड भाई, दिव्या तेज, वैभव, दीपा एंड मयंक, लास्ट डायनेस्टी होगी इसकी लोधी डायनेस्टी, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आप देख लो प्रीवियस ईयर में, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा यहाँ पे, सुनो। स्लेव डायनेस्टी इसका नाम इसलिए था क्योंकि इसके जो प्रोमिनेंट रूलर्स हैं, यानी कि इसको जो मेन किंग थे, वो सारे के सारे गुलाम थे। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो कौन कौन थे, बस आप, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, बस आप लोग देखना। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसका फाउंडर था। इसी डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमको पढ़ना पड़ेगा इल्तुतमिश को। किसको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश के बाद हमको एक को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा रजिया, और रजिया के बाद बलबन। ये ऐसे लोग हैं जो लोग पूछे जाते हैं कहाँ से, स्लेव डायनेस्टी से। जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको तो अपन लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ ना कि स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से किंग है जिनको पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एंड लास्ट वन इज बलबन, ठीक है ना। हालांकि अगर मैं स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर की बात करूँ तो उसका नाम है कैकुबाद। वो सब अपन लोग पढ़ेंगे जब अपन लोग पूरी हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे तो, ठीक है। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूँ। देन खिलजी डायनेस्टी में दो किंग बड़े इंपॉर्टेंट है खिलजी डायनेस्टी में। एक की तो मूवी भी आई थी, ठीक है ना। एक जिसको हमको पढ़ना है उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, ये फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी। और उसके बाद जिस बंदे को हमको पढ़ना है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ये दो बंदों को हमको पढ़ना है। तूफान सिंह भाई 912 क्या चीज़ है, ये एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुतुब मीनार का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन स्लेव डायनेस्टी में हुआ था सर। हाँ मिलान पारिक, ओके बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो भाई। जो कुतुब मीनार है ना उसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है बिल्कुल। हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो खिलजी डायनेस्टी में कौन कौन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी में जिनको हमको पढ़ना है अगर मैं बात करूं तो ये कौन कौन से हो जाएंगे। एक बंदे को पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद हम जिसको पढ़ेंगे पागल आदमी था वो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो बंदा इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में बात करेंगे। मयंक दुबे, हाँ भाई हिस्ट्री में पूरी पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा, टेंशन मत लो। अभी तो बस मैं क्या कर रहा हूँ, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि यार हो क्या रहा है पता है क्या, मुझे ये पता चलता है कि जो बच्चे ना वो टेक्निकल में यार फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ कर लेते हो, पर जब नॉन टेक आता है ना तो जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत दर्द कर देते हो। क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर यार आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होती किस चीज़ में, रीजनिंग में। रीजनिंग यार बिल्कुल क्या है, एकदम बच्चों का खेल है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। उसमें 50 में से 45 तो आनी चाहिए, है ना। और वो प्रैक्टिस कर लेना, और किसी टॉपिक में डाउट होगा उसके तो बता देना मुझे, ठीक है। हाँ जी, तो तुगलक डायनेस्टी में पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। उसके बाद सैयद डायनेस्टी में एक ही बंदा इंपॉर्टेंट है जो है खिज्र खान, जो फाउंडर है। क्या नाम है इसका, खिज्र खान, नाम है इसका खिज्र खान, ठीक है। और लोधी डायनेस्टी में फ्रेंड्स जो बंदे इंपॉर्टेंट हैं, एक का नाम है बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, ठीक है, जो फाउंडर था। इसके बाद एक बंदा आता है सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। और जो लास्ट किंग था इस डायनेस्टी का जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। और इसी इब्राहिम लोधी को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने मार डाला था, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मयंक, चलो। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको रफ आइडिया दिया है दिल्ली सल्तनत का। क्यों दिया है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा भाई फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड, मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई आखिरकार मैं बात किसकी कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, ये चीजें पल्ले तो पड़ रही होंगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी ना। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो बता देना मुझे, कोई टेंशन वाली बात अपनी है नहीं, है ना। हाँ जी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन लोग फ्रेंड्स बात कर रहे हैं तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, लाख बख्श वॉज टाइटल गिवन टू द रूलर। कौन सा वो दिल्ली सल्तनत का फ्रेंड्स किंग था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। बेसिकली उसने लाख बख्श नाम का
टाइटल ले रखा था, यानी कि इसका उपाधि थी उसके पास। बताइए क्या आप में से कोई इसका आंसर दे सकता है? सैमसन, दिव्या तेज एंड दीपा, ठीक है ना, आप लोग बिल्कुल सही हो। आप लोग क्या बोल रहे हो भाई? इसका आंसर 4। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों कहते थे तो ये भी सुन लो, सुनो। ही वॉज अ ग्रेट डोनेटर, ये बहुत ही ज़्यादा दानी था, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा दानी था। दैट्स वाई इसको क्या कहा गया? लाखों की बख्शीश देने वाला, यानी कि लाख बख्श कहा गया। लाखों की बख्शीश देने वाला यानी कि लाख बख्श कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ जी दिव्या तेज, ठीक है, दीपा, दिव्या तेज, ठीक है भाई। यार सेशन को शेयर करते रहो, है ना, मज़ा तभी आता है ना, ठीक है। हाँ जी वेरी गुड, सभी लोग आप लोग सही आंसर दे रहे हो, सैमसन, हल्दर, सभी लोग। अब एक बात मेरी और सुन लो, कुतुबुद्दीन ऐबक को इसके अलावा क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कुरान ख्वां। क्या कहते हैं? कुरान ख्वां। क्यों कहते हैं कुरान ख्वां? क्योंकि इस बंदे ने कुरान को पढ़ना लिखना सीख लिया था, और ये आसान चीज़ नहीं है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुरान ख्वां किसे कहते हैं, तो आंसर क्या बोलेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर मैं बात करूं दिल्ली में जो फर्स्ट मॉस्क है, दिल्ली में जो फर्स्ट मॉस्क है, जो पहली मस्जिद है दिल्ली में, ठीक है ना, दिल्ली में जो सबसे पहली मस्जिद है उसको भी बनाया है इसी बंदे ने। और उस मॉस्क का नाम क्या है? उस मॉस्क का नाम है कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम। ये जो पृथ्वीराज चौहान जी का जो क्या था, किला था ना राजपिथौरा का, उस किले को गिरा दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम क्या था? कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम, QU है, ठीक है, ये कुव्वत उल इस्लाम। तो ये कुव्वत उल इस्लाम जो है मॉस्क जो है, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। एक बात और, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में, ठीक है ना, आप में से अगर कोई अजमेर का होगा तो वो तो जानता ही होगा, अजमेर में एक और मस्जिद बनाई थी जिसका नाम था अढ़ाई दीन का झोपड़ा। क्या नाम था? अढ़ाई दीन का झोपड़ा। तो अगर फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ ना अढ़ाई दीन के झोपड़ा के बारे में, तो ये जो अढ़ाई दीन का झोपड़ा ये भी एक मॉस्क है, और ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन में बन करके तैयार हो गई थी, ठीक है। और इसको ही बनाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसको बनाया है। हाँ जी पूजा जी, ऑप्शन नंबर 4 डन। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने की है किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देन हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन्ड अ लेटर ऑफ, क्या कौन सा लेटर मिला? खलीफा से सुल्तान का टाइटल किसने लिया? मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? यहाँ पर आप लोग बलबन की जगह पर ऑप्शन में लिख लेना कुतुबुद्दीन ऐबक, एक ऑप्शन में लिख लेना। बलबन की जगह एक ऑप्शन में क्या लिख लेना? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अब आप मुझे आंसर दो, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? हाँ मैं उसके बारे में ही बात करता हूँ। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? पोलो वाला क्वेश्चन आगे है, ठीक है मयंक। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो देखो अगर मैं बात करूं जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान नहीं था। इसके बारे में अगर अपन लोग बात करें ना, तो एक बात आपको मैं क्लियर बता देता हूं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये बंदा जो है ना, ये लाहौर से शासन करता था। सबसे पहली बात तो ये कहाँ से शासन करता था? लाहौर से शासन करता था, ठीक है ना। इस जानबूझ के मैंने ऑप्शन 2 में कुतुबुद्दीन ऐबक लिखा है, जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोग गलत करो, ठीक है। यहाँ पे गलत करना चलेगा, बाकी जगह पे नहीं, ठीक। और उसके बाद मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और बात करूँ तो ये बंदा आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट किंग जरूर था। किसका? दिल्ली सल्तनत का। पर ये जो सुल्तान है ना, ये एक टाइटल है, और ये टाइटल सिर्फ कौन दे सकता है? ये सिर्फ दे सकता है कैलिफ यानी कि खलीफा, ठीक है। तो हुआ क्या था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी बारे में अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ ना कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो इसकी डेथ हुई थी 1210 में, 1210 में। और कैसे हुई थी? जब ये पोलो खेल रहा था, तो पोलो खेलते समय इसकी डेथ हुई थी, इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। तो जब ये मर गया ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा था, नाम था आराम शाह, जो कि सिर्फ आराम करता था। और इसी चक्कर में क्या हुआ, जो इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है ना, यानी कि सन इन लॉ था। और ये आता है और आराम शाह को मार देता है और खुद किंग बन जाता है। कौन? इल्तुतमिश, ठीक है।
पर जब इल्तुतमिश किंग बना तो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी होने लगता है कि भाई तुम भी एक गुलाम हो और आकर के किंग बन गए। तो आप देख सकते हो इसको गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम किंग है वो क्या है, वो स्लेव थे। ठीक है, तो अब ये जो इल्तुतमिश नाम का बंदा है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसने क्या किया, इसने बोला खलीफा से, इसने बात की किससे, खलीफा से। क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसको आप इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दो, मतलब एक इस्लामिक टेरिटरी डिक्लेयर कर दो। हाँ जी मयंक, अब आंसर सही है, इस्लामिक टेरिटरी इसको डिक्लेयर कर दो। ठीक है, और बदले में मुझे एक टाइटल दे दो, और वो टाइटल क्या था, सुल्तान का। तो खलीफा से सबसे पहले जिस बंदे ने सुल्तान की उपाधि ली थी वो कौन था, इल्तुतमिश था। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई होप ये बात भी आप सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, और पोलो खेलते समय कौन मरा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, और एक बात और आपको बताता हूँ कि इल्तुतमिश ने जो कैपिटल है वो चेंज कर दी थी, और इसी बंदे ने कैपिटल को चेंज करके कहाँ ले आया था, दिल्ली ले आया था। और यही सब कारणों से इसे दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर भी बोलते हैं। कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगला देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी सैमसन, ठीक है, दिव्या तेज, ओके। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोगों अगर टेस्ट वगैरह देते होगे तो ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला होगा। और क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। ठीक है ना, जो आप इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो आप इसको लिख लेना, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई थी। हाँ जी भाई, पीडीएफ मैं सारा प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ मैं सारा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर बच्चे क्या दे रहे हैं भाई, ऑप्शन 2 क्या है, इल्तुतमिश है। ऑप्शन 3 किसका किसका, दीपा हल्दर, मिलान और रोहित और मीनू कुमारी। आप लोग सही हो भाई। जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है जिस बंदे ने चलाई थी उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों चलाई थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा सुनो, अगर मार्केट रेगुलेशन या फिर मार्केट कंट्रोल पॉलिसी नहीं आएगा ना तो ऑप्शन में दे देगा राशनिंग। क्या दे देगा, राशनिंग। तो अगर आपसे बोल दिया जाए राशनिंग भी किसने चालू की तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ बेसिकली ये है क्या। ठीक है, हाँ जी प्रबीर, हाँ सैमसन, वैभव गुप्ता, सही है भाई, अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लो बेसिकली है क्या। सुनो, क्या हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने ना दिल्ली सल्तनत में पहली बार एक परमानेंट आर्मी रखी। परमानेंट आर्मी से क्या समझते हो आप, तो सुनो, जैसे कि अभी की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आज के समय की, हमारे पास इंडियन आर्मी है। ठीक है, वो हमेशा बैटल नहीं लड़ती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तब वो बैटल लड़ती है, पर हम उनको जो है पे हमेशा किया जाता है। क्यों, क्योंकि भाई आप समझते हो वो देश की रक्षा कर रहे हैं, हमेशा पे किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में एक नया चीज़ चालू करवाया था। दिल्ली सल्तनत में इसने एक नया चीज़ चालू कराया था, इसने स्टार्ट कर दी थी परमानेंट आर्मी। परमानेंट आर्मी स्टार्ट करवा दी थी, जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे स्थायी सेना। क्या स्टार्ट करवा दी थी, स्थायी सेना। तो स्थायी सेना यानी कि परमानेंट आर्मी किसने स्टार्ट की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अगर मैं बात करूं कि आखिरकार क्यों स्टार्ट की थी, तो ये बात भी आप मेरी थोड़ी सी समझ लेना। इसको स्टार्ट करने के पीछे एक रीज़न था। होता क्या था, इसके पहले जो आर्मी थी ना वो किंग नहीं रखता था। सौरभ कुमार, वैभव, हाँ भाई आप लोग सही है, ऑप्शन 3। मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके पहले जो आर्मी होती थी ना वो किंग नहीं रखता था। वो कहाँ पे रहते थे, अलग अलग, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में अलग अलग ज़िले हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूँ तो हर ज़िले में जैसे आज के समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है ना, वैसे ही उस समय अगर आप बात करें तो पूरी सल्तनत को ना अलग अलग इक्ते में बांटते थे, इक्ते में बांटते थे। ठीक है ना, इक्ता सिस्टम भी इल्तुतमिश ने चलाया था। हालांकि अलग अलग किस में बांटते थे, इक्ता में। इक्ता मतलब टेरिटरी होता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि हर छोटे छोटे एरिया का एक आप बोल सकते हो इक्तादार हुआ करता था, तो वो आर्मी रखता था। पर होता क्या था कि वो लोग ना रिवोल्ट कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बोला एक परमानेंट आर्मी होगी और आर्मी मैं खुद रखूंगा। कहां पर रखूंगा, दिल्ली। और जैसे ही मैं कहूंगा ये लोग मेरे लिए क्या हो जाएंगे भाई, लड़ने को तैयार खड़े रहेंगे, क्योंकि इनका काम एक ही है, क्या है भाई, लड़ने का। ठीक है, जबकि इसके पहले क्या होता था, आर्मी होती नहीं थी परमानेंट,
कभी जब भी ज़रूरत पड़ती थी, तो चाहे वो किसान हो गए, चाहे वो कोई भी अलग काम करने वाले लोग हैं, उनको अपन आर्मी में शामिल करते थे। पर इसने बोला नहीं, एक परमानेंट आर्मी होनी चाहिए। अब आप एक बात सोचो, अगर आर्मी होगी तो आप उनको पे भी करोगे, है ना, जैसे हमारी जो इंडियन आर्मी है उनको हमेशा पेमेंट होगी, है ना, तो आर्मी को पे भी करोगे। अब आप एक बात सोचो, सपोज करो अलाउद्दीन खिलजी, है ना, किसी को 100 रुपये पे करता है, एक सैनिक को, एक पर्सन को, ठीक है। अब अगर इस 100 रुपये में उस पर्सन का घर ना चले, क्यों? क्योंकि भाई उनको वो एक क्या देता था भाई, एक फिक्स सैलरी देता, एक फिक्स अमाउंट देता था। अब सोचो 100 रुपये में अगर उस सैनिक का घर नहीं चलेगा तो क्या वो आर्मी में शामिल होगा? वो आर्मी में शामिल नहीं होगा। और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी चलाई और हर एक कमोडिटी का, हर एक वस्तु का प्राइस फिक्स कर दिया। सपोज करो आलू इतने का है, ठीक है ना, टमाटर इतने का है, समझ पा रहे हो, हर एक चीज का प्राइस फिक्स कर दिया। और ऐसे किया कि जो एक सैनिक है वो 100 रुपये में अपनी पूरी फैमिली को अच्छे से रख ले, ठीक है। और सपोज करो किसी ने मतलब जो बाजार है वहां पर किसी ने गद्दारी की, सपोज करो किसी ने 5 ग्राम कम तौल करके दे दिया, ठीक है ना, 5 ग्राम कम तौल करके दे दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि उसकी बॉडी में से, समझ लो आप, 5 ग्राम मांस बाहर निकाल लो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितना ज़्यादा हार्ड रूल बना करके रखा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। आप सोचो इस तरीके की जब हरकत होगी तो कोई भी जो ट्रेडर होगा, व्यापारी होगा, ऐसा कुछ करेगा? नहीं करेगा। तो देखो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, ये जो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने एक डिपार्टमेंट बना रखा था, ठीक है ना, और उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए रियासत। नाम क्या था? दीवान ए रियासत। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मार्केट को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो डिपार्टमेंट बनाया था उसका क्या नाम था? तो आंसर आप जान चुके हो, दीवान ए रियासत, ठीक है ना, दीवान ए रियासत। आई होप यार ये सेशन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। दीवान ए रियासत, कोई दिक्कत है तो मुझे प्लीज बताओ। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक कौन से सब्जेक्ट में अच्छा था? आपको मैं बता दूं, ये मोस्ट लिटरेट सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान यही था, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बाद भी इसको मैड सुल्तान कहते थे, ठीक है ना। इसको क्या कहते थे? मैड सुल्तान, मतलब पागल सुल्तान कहते थे, क्योंकि इसकी हरकतें कुछ ऐसी थी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी बातें, बट अभी आप इतना याद रखना कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट था वो था फिलोसफी, यानी कि दर्शन, ठीक है। ओके सौरभ, ठीक है, गुड। चलिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कौन से सब्जेक्ट में एक्सपर्ट था? फिलोसफी में, यानी कि दर्शन में एक्सपर्ट था। ये बात आप सबको क्लियर समझ में आ रही है? डन। म्यूजिक में नहीं था भाई, म्यूजिक गलत है। मीनू जी, मिलान जी, याद रखिएगा, दर्शन, फिलोसफी। ये सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, और एक्सपर्ट था जिस सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट था फ्रेंड्स फिलोसफी। सब्जेक्ट कौन सा था? वो फिलोसफी। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, निशा चौधरी जी, ऑप्शन नंबर 4। मैंग भाई, यहाँ पे आप लोग गलत हो, इसका आंसर हो जाएगा फिलोसफी। म्यूजिक में एक्सपर्ट मैंने कल आपको एक किंग पढ़ाया था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, अगर आप लोग को याद होगा तो, वो म्यूजिक में एक्सपर्ट था, ठीक है। बट यहाँ पर आंसर क्या है? फिलोसफी, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। द दिल्ली जनरल हु सक्सेसफुली, है ना, एडवांस अप टू मदुरई। अब अगर मैं एक बात आपको पहले ही बता देता हूँ, दिल्ली का वो कौन सा जनरल था, या फिर आप बोलो कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सेनापति था जो मदुरई में हमला करने के बाद मदुरई को जीतने में भी सफल रहा था। 2-3 बातें पहले तो मैं मदुरई के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो एग्ज़ाम में आती है। मदुरई को हम बोलते हैं सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का शहर। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ फेस्टिवल। बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर शुभम गुप्त चोपड़ा, ऑप्शन नंबर 2। दिव्या तेज, आप यहाँ पे सही हो भाई, इसका आंसर है मलिक काफूर। अभी अपन बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। यार आपने अलाउद्दीन खिलजी मूवी देखी है ना? सॉरी, पद्मावत मूवी का नाम था, अलाउद्दीन खिलजी, उसमें आपने देखा होगा। और उसी के पास में जो एक गुलाम था उसका नाम क्या था? मलिक काफूर। तो एक्चुअली मलिक काफूर ने जीता था ये मदुरई। किसके लिए जीता था?
तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए जीता था। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मलिक कफूर है, मलिक जो कफूर है फ्रेंड्स, है ना, वो किसका सेनापति था? तो आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कौन? मलिक कफूर। ठीक है, अभी मैं आपसे बात करता हूँ, 2 मिनट रुको। मदुरई को हम लोग बोलते हैं सिटी ऑफ फेस्टिवल। और एक बात आपको और याद रखनी है कि जो मदुरई है वो कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये है तमिलनाडु स्टेट में, तमिलनाडु जो हमारा राज्य है वहाँ पे। और एक बात और आपको याद रखना, जो हमारे ग्रेट किंग थे अशोका, जिन्हें देवनाम पिया दासी के भी नाम से जाना जाता है, वो मदुरई नहीं जीते थे। एक्चुअली क्या हुआ था, उसके पहले कलिंगा वॉर हो चुका था और इसलिए इन्होंने क्या किया था, मदुरई की तरफ हमला नहीं किया था। तो याद रखना कि कौन सा वो शहर है जहां पर अशोका का अंपायर नहीं था, तो आंसर हो जाएगा मदुरई। हाँ जी, अशोका ने मदुरई नहीं जीता था, याद रखना। अब मेरी बात सुनो, अब ये जो मलिक कफूर है, अब ये क्या नाम है इसका? मलिक कफूर। ठीक है, इसके बारे में बात करूँ तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और अगर आप लोगों ने मूवी देखी हुई तो इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। और इस मलिक कफूर को अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करें तो इसे कहा जाता था 1000 दिनारी, क्योंकि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था सूरत में। ठीक है ना, 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 1000 दिनारी, क्योंकि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने कितने में खरीदा था? 1000 दिनार में। हाँ जी, मयंक दुबे, तमिलनाडु। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो इसने मदुरई जीत लिया था। किसने जीता था? मलिक कफूर ने जीत लिया था। ठीक है, ये इसका सेनापति था और 1000 दिनार में इसको अलाउद्दीन खिलजी ने परचेस किया था। नेक्स्ट, तो ये गुलाम था एक। द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो लोधी वंश था उसका संस्थापक कौन था? अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था क्लास में। ठीक है ना, तो आप बताइए कि लोधी डायनेस्टी का फाउंडेशन किसने डाला था, यानी कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? कौन इसका फाउंडर था? बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एसएससी ने बार बार पूछा ये क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ऑप्शन आप सभी दे रहे हो, हालांकि वहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बट आप लोग आंसर सही दे रहे हो। सभी का आंसर लगभग यहाँ पे सही है भाई। ऑप्शन नंबर 3 सैमसन, है ना, मयंक दुबे, मिलान, मीनू, देवताज। देवताज जी आपका यहाँ पे आंसर गलत है भाई, ये खिजर खान सैयद डायनेस्टी का था। ठीक है, मयंक, मेमे गॉड, ठीक है ना, शुभम, सौरभ, निशा चौधरी जी। ठीक है, इसका आंसर है बहलोल लोधी। इसका आंसर है बहलोल लोधी। ठीक है ना, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था बहलोल लोधी और ये था लोधी वंश का लास्ट किंग। ये भी मैंने आपको बताया था, ये था लोधी वंश का लास्ट किंग। और इसको जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने मारा था। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध, जो कि किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस, आप देख सकते हो, इब्राहिम लोधी। ठीक है, और इसी बैटल के बाद से जो दिल्ली सल्तनत है उसका अंत भी हो गया था। एक बात और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सिकंदर लोधी है ना, ये इब्राहिम लोधी के पहले किंग हुआ करते थे और इन्होंने एक शहर बसाया था और उस शहर का नाम है आगरा। और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि जो आगरा शहर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था। आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये पता होना चाहिए। द पोएट नोन एज द पैरेट ऑफ इंडिया, कौन सा ऐसा कवि था जिसे पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? या फिर अगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो ऑप्शन में आएगा, इन्हें ही कहा जाता है तूतीय हिंद, जिसको आप बोल सकते हो हिंदुस्तान का तोता, तूतीय हिंद। हाँ जी माला जी, आगरा बनाया था किसने? सिकंदर लोधी ने। हाँ जी, आंसर दीजिएगा। द पोएट नोन एज द पैरेट ऑफ इंडिया वॉज, कौन सा वो पोएट था जिसे तूतीय हिंद, हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तो दीपा हल्दर, माला जी, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। मुकेश, हाँ जी, है ना, सही आंसर दिया है। अमीर खुसरो,
अब यहाँ पे मयंक जी बोल रहे हैं 1526, 1556, 1761 बैटल ऑफ पानीपत, बिल्कुल सही हो भाई आप भी। मीनू, अमीर खुसरो, अंकित शर्मा, अमीर खुसरो, आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हो भाई। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो पोएट थे उनका नाम था अमीर खुसरो, ठीक है ना, क्या नाम था, अमीर खुसरो। अब इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम, ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने एक लैंग्वेज सीखी थी फ्रेंड्स, जिस लैंग्वेज का नाम है हिंदी। कौन सी लैंग्वेज सीखी थी, हिंदी, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं अमीर खुसरो के बारे में, ठीक है ना, अमीर खुसरो के बारे में अगर मैं दूसरी बात करूं तो ये वो बंदे थे जिन्होंने सूफी सिंगिंग स्टार्ट की थी, जिसको कहा जाता है क्या, कव्वाली। आप लोगों ने नाम सुना होगा कव्वाली। तो जो कव्वाली है ना, ये सूफी सिंगिंग है। आजकल इसका तो मजाक बना दिया गया है, बट ये सूफी सिंगिंग है। और सूफी का मतलब होता है डेवोशन टू गॉड, मतलब खुदा को समर्पित, है ना। तो जो कव्वाली है इसकी शुरुआत किसने की थी भाई, पैरेट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो ने। पहले मुस्लिम थे जिन्होंने क्या सीखी थी, हिंदी। उसके बाद अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो यही वो बंदे हैं फ्रेंड्स जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के टोटल 7 सुल्तान के साथ वर्क किया। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस बंदे ने सबसे ज़्यादा सुल्तान लोगों के साथ में वर्क किया है, तो याद रखना दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के साथ में वर्क जिस बंदे ने किया है उसका नाम है अमीर खुसरो। आई होप बात समझ में आ रही होगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसके बारे में, अमीर खुसरो के बारे में। और ये पॉइंट यहाँ पे मैं लिखूँगा कि यही वो बंदे हैं जिन्होंने इन्वेंशन किया था एक नई चीज़ का, ठीक है। और वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो एक है फ्रेंड्स सितार, और सेकंड चीज़ है तबला। तो ये जो क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा आपको सितार और तबला देखने को मिलता है ना, इसकी शुरुआत भी जिस बंदे ने की थी उनका नाम क्या था, अमीर खुसरो। और पता है आपको, जानबूझ के मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे क्योंकि मुझे ये सब कुछ बताना था एक ही जगह पर, किसके बारे में, अमीर खुसरो के बारे में। अब आपको पता है यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन 1, दिल्ली सल्तनत के सबसे ज़्यादा सुल्तान के साथ वर्क किसने किया, अमीर खुसरो ने। कव्वाली सिंगिंग जो है किसने स्टार्ट की, अमीर खुसरो ने। फर्स्ट मुस्लिम जिसने हिंदी सीखी, अमीर खुसरो। तूतिए हिंद किसको बोलते हैं, अमीर खुसरो। सितार और तबला का इन्वेंशन किसने किया, तो अगेन आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। डन। आई होप आप सभी को ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। क्या हम आगे चल सकते हैं, तो मुझे बताते जाओ, कोई भी दिक्कत हो तो पूछते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता है भाई। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इलबरी डायनेस्टी, इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। देखो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम द इलबरी डायनेस्टी डाइड इन इंजरीज वाइल प्लेइंग चौगान। और चौगान को ही हम क्या बोलते हैं, पोलो। और इसकी मौत कहाँ पर हुई थी, तो प्लेस भी है लाहौर। और यहाँ पर मैं पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो पोलो जो गेम होता है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, 4। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आता है क्वेश्चन, आप याद कैसे करोगे, पोलो में वर्ड भी कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं, मयंक दुबे, दिव्या तेज बी। आंसर सबके सही है, आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। सबके सही है भाई, मिलान, दीपा, सबके सही, इलेक्ट्रो इन्फिनिटी, मुकेश, सबके सही है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर भी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। बट ये सुल्तान नहीं था, पहला सुल्तान तो इल्तुतमिश था, ये बात आप जानते हो। पर ये इलबरी क्या है, तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखता है, स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये गुलाम वंश क्यों, क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है घोरी का गुलाम था। और इल्तुतमिश के बारे में अगर मैं बात करूं तो इल्तुतमिश जो अगला जो किंग बनेगा बाद में इसी वंश में, वो किसका गुलाम होगा, ऐबक का होगा, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, ये जो गुलाम वंश में जो किंग आप देख रहे हो ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सारे लोग ना अफगानिस्तान में आकर के रह रहे थे। पर ये सारे लोग कौन थे, तुर्क थे। ये सारे लोग कौन थे, तुर्क थे। और तुर्क में भी एक स्पेशल टाइप के तुर्क थे, मतलब एक कबीले से थे, एक ट्राइब से थे। और उस कबीले का नाम हुआ करता था इलबरी। क्या नाम था, इलबरी। और इसीलिए फ्रेंड्स स्लेव डायनेस्टी को ऑल्सो आप किस नाम से जानते हो,
इल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्लेव डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज इल्बरी डायनेस्टी, ठीक है ना। नहीं भाई, अपस्टेयर से गिरने से मरा था हुमायूं, इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। तो आप सभी ने इसका आंसर सही दिया था, प्रत्युष्णा बी, है ना। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इल्बरी डायनेस्टी ही क्या है भाई, स्लेव डायनेस्टी। इसके अलावा स्लेव डायनेस्टी का एक और नाम भी है, स्लेव डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जानते हैं इसको, ममलूक डायनेस्टी। क्या बोलते हैं इसको, ममलूक डायनेस्टी। अब अगर मैं इसको ममलूक डायनेस्टी बोल रहा हूँ तो समझो, ममलूक का मतलब होता है तुर्क में स्लेव से, इससे ताल्लुक रखते हैं स्लेव से, गुलाम से। और आप देख सकते हो ये डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम डायनेस्टी। ओके मयंक, डन। भाई ये बताओ, ये सेशन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि इंटरेस्टिंग नहीं है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर ऐसा है तो मुझे प्लीज़ बता देना, ठीक है। ये हम लोगों ने टोटल कहने को तो 11 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, बट यार आप देख सकते हो मैंने 11 में बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, सिर्फ 11 क्वेश्चन नहीं है, कहने को 11 क्वेश्चन है। क्योंकि देखो मेरा तरीका ही यही है कि क्वेश्चन का एनालिसिस तगड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। माला, मयंक, ओके भाई, चलो डन। हाँ, और दूसरी बात, ये क्वेश्चन देखो आगे ना आ चुका है, व्हाट डज द टर्म ममलूक सिग्निफाइज। ममलूक जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, ममलूक जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। इलेक्ट्रो इन्फिनिटी, बढ़िया, मयंक दुबे, ओके, दिव्या तेज, है ना, माला, मयंक, ओके, डन। चलिए, ममलूक का मतलब क्या, तो देखो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि स्लेव से रिलेट करता है, बट इसका आंसर याद रखना, स्लेव बॉर्न टू दी फ्री पेरेंट्स। मतलब क्या, ऐसे गुलाम जिनके माता पिता गुलाम नहीं थे वो नॉर्मली क्या कहलाते हैं, ममलूक कहलाते हैं। और जितने भी ये राजा थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के सारे जो किंग बने, ये लोग क्या बोले कि हम गुलाम, हम लोग मतलब बाई ब्लड गुलाम नहीं है, मतलब जन्म से गुलाम नहीं है, वो तो हमें क्या कर दिया गया, हमारे साथ गलत किया गया और हमको गुलाम बना दिया गया। तो ममलूक का मतलब होता है ऐसे गुलाम जिनके माता पिता गुलाम नहीं थे, ठीक है ना। बढ़िया, प्रवीर हल्दर, शुभम चोपड़ा, सुपर, मीनू कुमारी, मयंक, ओके भाई, थैंक यू। चलो, ऑप्शन है इसका ए, ऑप्शन है इसका ए। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, प्लीज़ फोकस करते रहो और गाइस सेशन को शेयर करते रहना, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बातें आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा, सबको समझ में आ रहा होगा, डन। नेक्स्ट, विच रूलर फ्रॉम दिल्ली सल्तनत सेव्ड सल्तनत फ्रॉम चंगेज खान्स अटैक बाई रिफ्यूजिंग टू गिव एनी शेल्टर टू जलालुद्दीन मकबरनी। अब सबसे पहले तो इस नाम के ऊपर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये नाम के बारे में बात करता हूँ। और दूसरा नाम है चंगेज़ खान। यार इसको तो आप सब जानते होंगे, चंगेज़ खान को सब जानते हैं। चंगेज़ खान के बारे में एक ख़ास बात बताता हूँ, जब कभी भी वो कोई बैटल लड़ता था ना, और शाम जब हो जाती थी, जब बैटल ख़त्म होती थी, तो जितने भी सेनापति और राजाओं को मारता था उन सब के सर को कटवाता था और उसका एक वो माला बनाता था, और उस माला को गले में पहन करके वो शाम को डांस करता था। इतना खतरनाक आदमी था कौन, चंगेज़ खान। और चंगेज़ खान कहाँ से बिलोंग करता था, मंगोलिया। कहाँ से बिलोंग करता था, मंगोलिया। सारे बच्चे आंसर इसका क्या दे रहे हैं भाई, मयंक, मीनू, प्रत्युषा, माला, देवताज, माला, देवताज, आकाश, विपिन। भाई इसका आंसर है वैसे इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। आंसर क्या है, इल्तुतमिश। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अब मैं इसके बारे में एनालिसिस कर देता हूँ। एक ईयर था 1221, 1221 की बात है, 1221 की बात है, ठीक है। कब की बात है, 1221 की बात है, जब जलालुद्दीन मकबरनी नाम का बंदा क्या था, शरण मांगने आया, शेल्टर मांगने आया था। किसके पास आया था, इल्तुतमिश के पास आया था। बट इल्तुतमिश ने यहाँ पर एक अच्छी सूझबूझ का परिचय दिया और उसने समझ लिया कि अगर चंगेज़ खान इसके पीछे आ गया तो इंडिया की हालत और ख़राब हो जाएगी, और उसने जलालुद्दीन मकबरनी को शेल्टर नहीं दिया। और इस तरीके से एक अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन ले करके इसने इंडिया को बचा लिया। किससे बचा लिया भाई, चंगेज़ खान से। नहीं तो इंडिया की हिस्ट्री कुछ और हो सकती थी। एक बात मैं आपको और बोलूँगा भाई, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इनको ऊपर प्लीज़ फोकस करना, नहीं तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे और आपको चिढ़ाएंगे, ठीक है ना, कि बताया था मैंने, ठीक है ना, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया।
और यहाँ पर एक बात और याद रखना कि ईयर भी ध्यान में रखना है, 1221, ठीक है ना। डन। चलो अगली बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई चहलगनी? चहलगनी से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाई चहलगनी? चहलगनी से क्या समझते हो? और चहलगनी को ही आप बोल सकते हो चालीसा। चहलगनी को आप और क्या बोल सकते हो? चालीसा। चहलगनी को आप क्या बोल सकते हो? चालीसा, ठीक है। एक्चुअली इसको मुझे आपके साथ डिस्कशन करना था, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए। ये है ग्रुप ऑफ 40। ये क्या है? ग्रुप ऑफ 40। इसमें 40 लोग हुआ करते थे, ठीक है। और अगर मैं चहलगनी की बात करूं तो इसकी जिस बंदे ने शुरुआत की थी वो भी कोई और नहीं है, इसको बनाने वाला था इल्तुतमिश, ठीक है ना, जो कि स्लेव डायनेस्टी का किंग था। इसको बनाने वाला कौन था? इल्तुतमिश, जो कि कौन सी डायनेस्टी का किंग था? स्लेव डायनेस्टी का किंग था। अभी मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? स्लेव डायनेस्टी से, ठीक है। अब हुआ क्या, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह किंग बनता है, ठीक है। बट होता क्या है, उस समय जो इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश है, ये जो है ये गवर्नर हुआ करता था किसके अंडर में? कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में, ठीक है। पर इसने क्या देखा, जो आराम शाह है वो पावरफुल नहीं है, तो इल्तुतमिश ने जा कर के मार डाला था किसको? आराम शाह को। और आराम शाह को इसने जैसे ही मारा, ये खुद क्या बन बैठा? वहाँ पे किंग बन बैठा। इसने किसको किल किया था? किसको मारा था? आराम शाह को। और आराम शाह को मारने के बाद ये क्या बन गया था? किंग बन गया था। कौन बन गया था भाई? इल्तुतमिश, ठीक है। अब क्या था कि जिस तरीके से इल्तुतमिश गवर्नर था, उसी तरीके से 40 गवर्नर और हुआ करते थे जो पावरफुल हो रहे थे और जो कभी भी अटैक कर सकते थे। किसके ऊपर? इल्तुतमिश के ऊपर। क्योंकि जब इल्तुतमिश ऐसा कर सकता है तो बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो इल्तुतमिश ने क्या किया, उन 40 के 40 लोगों को बोला कि आज से आप लोग जो हो मेरे तुर्कान चहलगनी हो। बेसिकली तुर्कान का मतलब क्या? ये 40 के 40 लोग भी क्या थे? तुर्क थे। और इन लोगों को इल्तुतमिश ने अपने दरबार में क्या बना लिया था? नोबल बना लिया था, यानी कि दरबारी बना लिया था। और इनको बोला कि आप लोग क्या हो, आप लोगों से पूछकर ही सारे डिसीजन लिए जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। मतलब उनको एक अच्छी वैल्यू दी। पर कहाँ पर दी? दरबार में। अब सोचो, जब वो लोग उसकी आंखों के सामने रह रहे हैं तो वो लोग क्या विद्रोह कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और विद्रोह करने के लिए उनको पावरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। और तब तक इल्तुतमिश के पास ये था प्लान कि तब तक मैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और इनमें से जो भी प्रॉब्लम करेगा मैं उसको क्या कर दूंगा? मैं रिटेलिएट कर दूंगा, ठीक है, उसको ख़त्म कर दूंगा। डन। तो ये था क्वेश्चन। और क्वेश्चन आएगा कि चालीसा किसने शुरुआत किया? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। और चालीसा है क्या? तो ग्रुप ऑफ 40 तुर्क नोबल से, ठीक है ना, 40 तुर्क दरबारियों का एक समूह है। डन। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे अब हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज स्लेव ऑफ अ स्लेव? अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है हिंदी में अगर मैं बात करूं, गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? आंसर दीजिएगा। गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? स्लेव ऑफ अ स्लेव। तो अगर अपन बात करें तो स्लेव ऑफ अ स्लेव का आंसर देने की कोशिश करेगा कि किसे हम कहते हैं स्लेव ऑफ अ स्लेव। गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिया जा रहा है। आप में से दीपा, देवताज ना, मयंक, शुभम, मुकेश, आप सभी के आंसर सही हैं। इल्तुतमिश को कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव था, ठीक है। और ये स्लेव था, किसका स्लेव था? ये घोरी का, ठीक है। पर ये जो इल्तुतमिश है ये भी क्या था? स्लेव था। ये गवर्नर था ना पहले, और ये स्लेव था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसीलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है स्लेव ऑफ अ स्लेव। डन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू इशू रेगुलर करेंसी एंड टू डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? कौन सा वो दिल्ली का किंग था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं क्या? आप उसका नाम बताइए। और साथ में उसने करेंसी भी इशू की थी। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है।
प्रत्युषा, दीपा, हल्दर। इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन नंबर दिव्यताज, इल्तुतमिश, देवताज, डी। और कोई आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का? मुकेश, मयंक, दीपा। तो आप में से जो लोग आंसर डी बता रहे हो आप लोग सही हो। मैं भी बताता हूँ कैसे। जिन लोगों ने सही आंसर दिया भाई वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग शुरू से सेशन नहीं देख रहे हो, क्योंकि जिन लोग देख रहे हो उनको मैंने हिंट दिया था कि दिल्ली को कैपिटल किस बंदे ने डिक्लेयर किया था, तो आपको मैंने बताया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये आप लोग जानते हो। अब इसके बारे में सुनो। एक तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर किया था, ये तो आप जानते ही हो। साथ में उसने क्या चलाई थी? करेंसी। और ये जो करेंसी थी इसके बारे में देख लेते हैं। दो करेंसी चलाई थी, एक को कहा जाता है टका, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है जीतल। एक करेंसी थी टका, दूसरे को कहा जाता है जीतल। और ये जो टका हुआ करता था ये सिल्वर का हुआ करता था, ठीक है, और जो जीतल हुआ करता था ये कॉपर का हुआ करता था। मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहता हूँ कि कौन सी वो कंट्री है जिसकी करेंसी आज की डेट में टका है? कौन सी कंट्री की करेंसी टका है? कौन सी कंट्री की करेंसी टका है? आज की डेट में कौन सी कंट्री की करेंसी टका है? प्लीज़ आंसर करिएगा। कौन सी कंट्री की करेंसी टका है? प्लीज़ आंसर। और सारे लोग भाई एसएससी जेई वाले चैनल को यार सब्सक्राइब करते जाओ, क्योंकि 20 जून से सारे लेक्चर वहीं होंगे, ठीक है ना, सारे के सारे। अक्षय सिंह भाई वेरी गुड। आंसर है बांग्लादेश। आंसर है आपका बांग्लादेश। दिव्या तेज वेरी गुड। अक्षय है ना, मुकेश, हाँ, प्रत्युषा, शमसन जी, सारे के सारे, दीपा है ना, मुकेश, ठीक है ना, अक्षय हो गया, ठीक है, चलो डन। तो आंसर है बांग्लादेश। और ये क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? इसको हिंदी में बोलते हैं लौह रक्त की नीति। हिंदी में इसको बोलते हैं लौह रक्त की नीति। तो अब बताइए मुझे कौन सा वो सुल्तान था जिसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाई थी, यानी कि लौह रक्त की नीति चलाई थी? ठीक है ना, कौन सी पॉलिसी है? ब्लड एंड आयरन, यानी कि लौह रक्त की नीति किस बंदों ने चलाई थी, इसके बारे में अपन को बात करना है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं देवताज, इल्तुतमिश। और कोई आंसर करिए इसके बारे में, क्या आपको लगता है क्या इसका आंसर हो सकता है सही? अक्षय सी, मयंक ए। देखो भाई यहाँ पर अक्षय आपका आंसर सही है भाई। इसका आंसर है बलबन। इसका आंसर क्या है? बलबन। ठीक है, अब समझो ये लौह रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या थी। यहाँ पर बलबन का ये कहना था कि जो भी हमारे एनिमी होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे शत्रु होते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का, है ना, किसी भी प्रकार का उनके साथ हमको जेंटल बिहेवियर नहीं करना है। हमारे को क्या करना है भाई? एनिमीज़ जो होते हैं, जो हमारे शत्रु होते हैं, उनके लिए जो हमारी तलवारें होती हैं वो हमेशा खून की प्यासी होती हैं। आयरन मतलब क्या होता है भाई? आयरन मतलब लोहा। और जो तलवारें होती है, जो शॉर्ट होती है, वो किसकी बनती है भाई? लोहे की। तो जो तलवारें हैं वो हमेशा शत्रुओं के ब्लड की क्या रहनी चाहिए? प्यासी रहनी चाहिए। आप बोल सकते हो हंगर होना चाहिए। ऐसा था कौन? बलबन। ठीक है, तो याद रखिएगा। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने भाई गलत आंसर दिया कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रख लेना कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसकी थी भाई? बलबन की थी। हाँ जी, प्रत्युषा सैमसन जी, अब आपका आंसर सही है, बलबन। चलो अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हु क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान-ए मुस्तक राज? आंसर देने का ट्राई करिएगा। दीवान-ए मुस्तक राज। यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि दीवाने का मतलब ही क्या है? डिपार्टमेंट, यानी कि विभाग। दीवाने का मतलब ही क्या होता है? डिपार्टमेंट, यानी कि विभाग। प्रत्युषा जी नहीं, अभी तो आंसर आपने शायद पुराना दिया। इसका आंसर बताइए, किसने नया डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवान-ए मुस्तक राज? दीवान-ए मुस्तक राज। हाँ जी,
तो अगर हम लोग बात करें तो यशवंत, प्रत्युष, यशवंत आपने आंसर दिया सी। और कोई इसका आंसर देना चाहेगा? प्रत्युषा सी। चलो बात कर लेते हैं। अक्षय सिंह मे बी सी। ठीक है, बिल्कुल मे बी नहीं भाई, आप लोग एकदम करेक्ट हो। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो एक्चुअली क्या था, दो डिपार्टमेंट की बात हुई थी। एक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवान ए रियासत। क्या नाम था? दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत बनाया गया था इसके लिए, मार्केट कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मार्केट कंट्रोल करने के लिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए। ठीक है, और ये जो दीवान ए मुस्तक राज है ये वाला, ये बनाया गया था टैक्स कलेक्शन के लिए, यानी कि जो कर एकत्र करने के लिए बनाया गया जो डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट कौन सा था? दीवान ए मुस्तक राज। तो ये दोनों डिपार्टमेंट आपको याद रखना है। और आपने देखा कि ये दोनों ही डिपार्टमेंट किसने बनाया? अलाउद्दीन, है ना। तो प्रत्युषा, यशवंत, है ना, देवताज, अक्षय, है ना, आप सभी लोगों ने भाई जो सोचा था वो बिल्कुल सही है। दीवान ए मुस्तक राज क्या है? टैक्स कलेक्शन का डिपार्टमेंट है। डन। क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलें आगे। ठीक है, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है भाई, ये स्लाइड्स में थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा। द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ दिल्ली सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, अक्षय, ओके, देवताज जी, ओके भाई। इस क्वेश्चन के बारे में आप आंसर करिए कि जो सबसे बड़ी आर्मी थी वो किसने बनाया था। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया है। अक्षय सिंह यूजफुल सीरीज, ओके भाई, थैंक यू यार। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोग यार इसको शेयर करते रहो जितने भी मैं लेक्चर्स बनाता हूँ। और दूसरी बात, अगर PDF की बात करूँ यार, तो मैं इसको हमेशा डाल देता हूँ कहाँ, टेलीग्राम में मैं लेक्चर डाल देता हूँ हमेशा। ठीक है ना, ये आप सर्च कर लेना टेलीग्राम में, मैं आपको लेक्चर के PDF दे दूँगा। ठीक है, चलो बात करते हैं किसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग आंसर क्या दे रहे हो? अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही है भाई, सबके सब सही हो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था परमानेंट आर्मी, जिसको वो क्या करता था? डायरेक्टली पेड करता था, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। डन। मुकेश यादव, शुभम चोपड़ा, मिलान, सब लोग सही हो भाई। मयंक, अक्षय, यशवंत। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ दग एंड चेहरा। इसको ट्राई करिएगा, दग एंड चेहरा। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, दोनों के बारे में अपन लोग डिस्क्रिप्शन आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर अगर आप लोग देना चाहें तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, हाँ भाई मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल दूंगा। डन। हाँ जी, तो आंसर आप लोग इसका क्या बता रहे हो भाई? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल सही हो भाई, इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बारे में पढ़ लो। देखो क्या होता था, चेहरा, अगर आप लोग इसके बारे में बात करो चेहरा, तो क्या होता था? डिपेंड ऑन रोल। जैसे जैसे रोल होता था किसका? एक सोल्जर का, जिसको अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? एक सैनिक का, है ना। उसी प्रकार से उस बंदे का क्या होता था? एक ड्रेस कोड होता था। एक क्या होता था? ड्रेस कोड होता था। तो अगर मैं बात करूं, जो उसका जो ड्रेस कोड होता था वो किसके हिसाब से होता था? उसका रोल के हिसाब से, या फिर आप बोल सकते हो उसके वर्क के हिसाब से उसने एक क्या बना रखा था? ड्रेस कोड बना रखा था। ठीक है, अब होगा क्या इससे? सपोज करो कि कुछ लोग आर्चर हैं, यानी कि तीरंदाजी करते हैं। ठीक है, तो उनका ड्रेस कोड एक है। कुछ लोग जो शॉर्ट चलाते हैं, यानी कि तलवारबाजी करते हैं, उनका ड्रेस कोड एक है। तो ऐसे में क्या होगा? आप आसानी से भीड़ में जब भी बैटल होती रहेगी आप गिन पाओगे कि कितने भाई आपके शॉर्ट वाले लोग बचे हुए हैं, कितने आपके आर्चर बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उसने बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन रोल, अलग अलग ड्रेस कोड दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसी को कहा गया था चेहरा। इसी को क्या कहा गया था? चेहरा। ठीक है, उसके बाद डाक की बात करूं तो ये बेसिकली क्या था, होता क्या था, जो घोड़े हैं ना वो इंडिया में होते नहीं थे। ठीक है,
तो ये हम लोग अरेबिक कंट्री से मंगाते थे। तो होता क्या था, क्योंकि देखो उस समय आप बोलो तो फाइटर प्लेन ये सब तो हुआ नहीं करती थी, तो अगर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है बैटल के लिए तो आपको क्या चाहिए होते होते घोड़े हुआ करते थे, यानी कि हॉर्स चाहिए होते थे। तो होता क्या था, जब इनके पास जो घोड़े होते थे वो चोरी हो जाया करते थे। क्या हो जाते थे? चोरी हो जाया करते थे। तो क्या किया गया फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, ये किया गया कि जो घोड़े होते थे ना उनके ऊपर ना एक निशान बना दिया जाता था, एक दाग बना दिया जाता था। देखो एक निशान बना दिया जाता था, एक दाग, एक सील से, गरम सील से एक निशान बना दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि एक घोड़े के ऊपर, एक हॉर्स के ऊपर निशान जो बनेगा ना, जो मार्क, उससे आइडेंटिफाई आप कर लोगे कि हाँ भाई ये जो घोड़ा है ये किसका है भाई, अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी का है। ठीक है, तो दाग और चेहरा बहुत सिंपल था, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट का आंसर बताओ। हु कंट्रोल मार्केट अंडर अलाउद्दीन खिलजी रेन, ये मैंने आपको अभी समझाया है, इसका आंसर दो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जा रहे हो, सही जा रहे हो, आप लोग इसका आंसर समझ ही पा रहे हो, अभी मैंने पढ़ाया भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, जो अपनी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बनाई थी, है ना, जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बनाई थी उसके अंडर में जो डिपार्टमेंट बनाया था वो क्या था, दीवान-ए रियासत। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, है ना। दीपा जस्ट एक्सप्लेन भाई, अक्षय, हाँ वेरी गुड, चलो दिव्या तेज, मिलान, अनिल, मयंक, है ना, दिव्या तेज, सब लोग सही जा रहे हो भाई। इसका आंसर हो जाएगा दीवान-ए रियासत, जस्ट एक्सप्लेन किया था मैंने थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट वन, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इंक्लूड ब्राह्मण्स इन जिजिया टैक्स। तो वो पहला सुल्तान कौन था, वो पहला सुल्तान कौन था भाई दिल्ली सल्तनत का जिसने ब्राह्मण्स के ऊपर भी जजिया टैक्स को लगा दिया। वो पहला सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया टैक्स को लगा दिया। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताएं आप इसका आंसर, ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया टैक्स को किसने लगाया। हाँ, तो अगर अपन लोग बात करें इस क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। इस बंदे ने ब्राह्मण्स के ऊपर भी जजिया टैक्स लगा दिया था। और अगर मैं बात करूं, ये स्पेलिंग ऐसी नहीं है, जिजिया इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं जिजिया के बारे में, तो ये टैक्स हमेशा याद रखना, ये किसके ऊपर लगाया जाता था, नॉन मुस्लिम्स पे। यानी कि या तो आप इस्लाम धर्म को कबूल कर लो, और अगर आप इस्लाम धर्म कबूल नहीं करोगे तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा, जिस टैक्स का नाम क्या है, जिजिया टैक्स। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था कि जो जिजिया टैक्स है उसकी शुरुआत की थी किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, जब मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया था। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आप लोग को बहुत आराम से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सही जा रहे हो आप लोग, प्रत्युषा, प्रबीर, मयंक, सारे लोग सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। डन, आओ देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय द अहोम डायनेस्टी ड्यूरिंग द सल्तनत एरा। एरा का मतलब होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे, काल या फिर युग। ठीक है ना, क्या होता है, काल या फिर युग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन पहले नहीं आता था, ये अब आना चालू हुआ है, तो मैंने इसलिए इसको भी लिया है ताकि भाई आप लोग इसका आंसर दे पाओ। देखो पता है क्या, हाँ, अगर कोई एग्ज़ाम का जो कंपटीशन होता है ना, जब कभी भी एग्ज़ाम होता है, सर ज़कात क्या होता है, भाई मिलान पारक, अगर अपन सबसे पहले तो आंसर सभी लोगों ने सही दिया था लास्ट वाले का, इसके बारे में बात करूँ, मिलान पारक, ज़कात एक ऐसा टैक्स होता है जो हर मुस्लिम आज भी देता है। वो अपनी इनकम का 1/40 जो होता है ना, वो दान कर देता है। अपनी इनकम का 1/40 जो पार्ट होता है वो दान कर देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, गरीब लोगों में जो भी लोग होते हैं उनको डोनेट कर देता है ज़कात लोग। और जो ज़कात टैक्स की आप बात कर रहे हो, तो जो ज़कात टैक्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कौन लोग पे करेंगे, याद रख लेना, ये मुस्लिम्स लोग ही पे करते हैं। ये कौन लोग पे करते हैं, मुस्लिम लोग पे करते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये एक रिलीजियस टैक्स है, यानी कि ये एक धार्मिक कर है और ये आज भी पे किया जाता है मुस्लिम्स के द्वारा। ठीक है, तो ये था ज़कात टैक्स। हाँ, तो वापस आते हैं अपन कि अहोम डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत जो टाइम पीरियड है, जो दिल्ली सल्तनत का समय है, उसमें कहाँ पर रूल किया था। तो अहोम डायनेस्टी ने जिस जगह पे रूल किया है फ्रेंड्स, वो जगह का नाम है, हाँ जी अक्षय, मैं वही बोल रहा हूँ, ज़कात टैक्स अभी भी। शुभम चोपड़ा जी, अपनी इनकम का 1/40 का मीन्स क्या होता है। अगर आप लोग सपोज करो 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हो,
तो आप इसको डिवाइड बाई 40 कर दो, ठीक है ना, जितना आएगा वो हो जाएगा आपका 1/40, ठीक है। इतना आप लोग करते हो नियर अबाउट, अगर अपन लोग बात करें नियर अबाउट कितना हो जाएगा 0.25% के आसपास, ठीक है, ठीक है, चलें। हाँ जी, खैर अब इस क्वेश्चन का आंसर भी कर लेते हैं। जो अहोम डायनेस्टी थी वो रूल करती थी आसाम में। अहोम डायनेस्टी कहाँ पर रूल करती थी फ्रेंड्स? आसाम में। अहोम डायनेस्टी रूल करती थी आसाम में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आप आंसर देने की कोशिश करो। वेरी गुड प्रत्युषा सैमसन, आसाम है आंसर इसका। आई थॉट इट इज़ 40, नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, पूछते चलो, पूछते रहोगे तो फिर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूछना ही तो काम है और बताना मेरा काम है। चलो, और लाइव लेक्चर में हो यार तो इसी का एडवांटेज यही होता है कि आप क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, क्योंकि अगर ये ऑफलाइन सॉरी अगर आप इसको रिकॉर्डेड देखोगे तो क्या होगा, फिर भाई आप क्वेश्चन पूछ नहीं पाओगे, ठीक है। आप मुझे जितने लोग देख रहे हो ना भाई, इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ यार कि थोड़ा फ्लो बने, लोग आएँ, क्योंकि मज़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। एक जो फैकल्टी होता है ना उससे मोटिवेट बहुत होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजी मलिक का, तो भाई अक्षय आपने आधा आंसर तो सही दे दिया है कि क्या बोलते हैं तुगलक डायनेस्टी। आप उसका नाम भी बता दीजिए, गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। तो आपने आंसर सही दे दिया, आपने पूरा आंसर सही दिया एक्चुअली इस क्वेश्चन का। मैं ये पूछ रहा हूँ कि गाजी मलिक जो है वो किसे कहा जाता है। आपने आंसर इसका सही दिया है, तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे, और इनका आंसर है क्या, तो आप लोग भाई इसको इनके बारे में जानते हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, ठीक है ना। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। गाजी मलिक जो है वो किसे कहा जाता था, जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर थे, वो नाम था उनका गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है फ्रेंड्स? गयासुद्दीन तुगलक, बिल्कुल सही है आप लोग भाई, गयासुद्दीन तुगलक इनका नाम था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो कौन सी डायनेस्टी की बात है, अब आप लोग समझ ही गए होंगे यार, जो डायनेस्टी थी वो कौन सी डायनेस्टी थी? तुगलक डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी थी वो? तुगलक डायनेस्टी। डन, वेरी गुड भाई ऑल ऑफ यू। चलो इसके बारे में मुझे आप लोग बताओ कि अलाय दरवाज़ा इज़ अ गेटवे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट। और अगर आप लोग देख पा रहे हो तो इसका आंसर भी छुपा हुआ है, यहीं पर आंसर भी छुपा हुआ है, इसको बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस इमेज में छुपा हुआ है। क्वेश्चन का आंसर इस इमेज में छुपा हुआ है, आप लोग इसका आंसर लो। कुतुब मीनार, दिव्या तेज, वेरी गुड भाई। प्रत्युष्णा ने कुतुबुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक बोल दिया था, वेरी गुड। चलो अक्षय, वेरी गुड। चलो भाई, तो देखो ये यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है एक, और ये कोई और नहीं है, ये क्या है भाई? ये है कुतुब मीनार। दिल्ली में आप सभी जानते हो यार, है ना। ये क्या है? कुतुब मीनार, ठीक है। और कुतुब मीनार की लोकेशन क्या है? दिल्ली। अगली बात, कुतुब मीनार को बनवाना चालू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना, इसने स्टार्ट करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट करवाया था। पर अगर मैं बात करूं, इसको फिनिश जिस बंदे ने किया था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वो बंदा है जिसने इसको कंप्लीट किया था। क्या किया था? कंप्लीट किया था, ठीक है। हाँ जी, आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये है अलाय दरवाज़ा, एंड अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार तो एक क्वेश्चन आया था एसएससी में कि अलाय दरवाज़ा है क्या। तो भाई अलाय दरवाज़ा दिख ही रहा है ना, नाम में ही दरवाज़ा है, तो अलाय दरवाज़ा एक क्या चीज़ होगी भाई? सीधी बात है, अलाय दरवाज़ा एक गेट है, ठीक है ना, एक एंट्री गेट है या फिर एक गेटवे है, आप बोल सकते हो, ठीक है ना। ये क्या है? ये गेटवे है। और अगर मैं बात करूँ किसका गेटवे है, तो आप देख सकते हो कुतुब मीनार का। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ कि जो अलाय दरवाज़ा है इसको किसने बनवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किसने बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर इल्तुतमिश नहीं है। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। और इसको याद रख लेना कि अलाय दरवाज़ा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। और याद कैसे करोगे? ए फॉर अलाउद्दीन, याद कैसे करना है? ए फॉर अलाउद्दीन और ए फॉर अलाय दरवाज़ा, ए फॉर अलाउद्दीन और ए फॉर अलाय दरवाज़ा। इस तरीके से आप लोग आराम से इसको याद कर सकते हो।
ए फॉर अलाउद्दीन, ए फॉर अलाए दरवाज़ा। दीपा हल्दर, देवताज। भाई दीपा हल्दर जी आपका आंसर सही है, देवताज यार आपका आंसर यहाँ पे गलत है, अकबर ने नहीं बनवाया इसको। ए फॉर अलाउद्दीन, ए फॉर अलाउद्दीन, ए फॉर अलाए दरवाज़ा। डन। अब इसमें खास बात, ये इंडिया में बनने वाला फर्स्ट डोम है, ये इसकी खास बात है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि भारत में जो सबसे पहला डोम है वो कौन सा बना है, तो इसको एक्चुअली मुझे बाहर ही ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको अपन लोग बोलते हैं डोम। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया में सबसे पहला डोम किसने बनवाया, याद रखना इंडिया में जो सबसे पहला डोम है आप देख सकते हो वो भी अलाउद्दीन खिलजी नहीं बनवाया। हाँ जी भाई, प्रत्युषा, सैमसन, यशवंत। तो ये फर्स्ट डोम है जो इंडिया में बना हुआ है और आप देख सकते हो कि इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। डोम मतलब होता है हिंदी में गुंबद। डोम का मतलब क्या होता है? गुंबद। डन। डोम का मतलब होता है गुंबद। चलो आगे पढ़ लेते हैं, आई थिंक यहाँ तक तो सबका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन जो है, अब आप मुझे ये बताओ, विजयनगर अंपायर वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच दिल्ली सुल्तान। विजयनगर जो साम्राज्य है वो कौन से दिल्ली के सुल्तान के समय में बना था, मतलब कौन सा वो दिल्ली का सुल्तान था जो विजयनगर साम्राज्य का जो एरिया है जिसके हाथों से निकल गया था। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्राई करो भाई। ट्राई करना है, इसका आंसर देने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या है। आपके पास 30 सेकेंड है जो कि काउंट हो रहे हैं आराम से। अकबर नहीं है मिलान जी इसका आंसर। यशवंत जी आप सही हो यहाँ पे, इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मयंक भाई यहाँ पे आंसर याद रखना, ये मैंने जानबूझ के नहीं डाला है, ठीक है ना। विजयनगर अंपायर यानी कि विजयनगर साम्राज्य। अब इस बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ जी तेजा जी सही है, बात है 1336 की, 1336 की, ठीक है ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, जो आप लोगों ने आंसर दिया है, पहले तो मैं वो आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे मैं एक आंसर लिख देता हूँ कि किसके रेन में हुआ। तो आप सभी लोग आप सही आंसर दे रहे हो। आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगर मैं मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड आपको बताऊं तो इसने रूल किया था 1325 टू 1351। तो आप देखो इस टाइम पीरियड में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को संभाला था, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में एक क्या हो जाता है, रिवॉल्ट होता है। और ये रिवॉल्ट होता है कहाँ पर होता है? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत में एक रिवॉल्ट होता है, एक विद्रोह होता है। और इस रिवॉल्ट को जिन लोगों ने किया था वो लोग कहलाते हैं कौन? हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का दोनों बहुत ही फेमस हैं। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर एंड बुक्का, दोनों भाई हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या हैं? भाई हैं। हरिहर एंड बुक्का जो ब्रदर्स हैं, इन लोगों ने क्या किया भाई? विजयनगर साम्राज्य बनाया है। और ये जो अंपायर है, वेरी, हाँ श्री तेजा सही बोल रहे हो, बहुत सारे अंपायर बनाए, जैसे कि जो बहामनी अंपायर है वो भी इसी समय में बना। बहामनी अंपायर बना 1347 में, पर वो उतना पूछते नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई? विजयनगर अंपायर। और विजयनगर अंपायर के फाउंडर कौन है? हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो विजयनगर अंपायर है ना, इसमें भी अलग अलग डायनेस्टी हैं। और ये लोग जिस डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उस डायनेस्टी को बोलते हैं संगमा डायनेस्टी। क्या बोलते हैं? संगमा डायनेस्टी। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हरिहर एंड बुक्का हैं उन्होंने कौन सी वंश की स्थापना की थी विजयनगर में, तो आंसर क्या हो जाएगा? संगमा डायनेस्टी। हाँ, हरिहर एंड बुक्का जी। यशवंत, प्रत्युष्णा बिल्कुल सही है भाई। तेजा जी आपने भी सही बताया, सब लोग सही हो भाई यहाँ पे, है ना। तो हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य बनाया है। और ये जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता है, वैसे ही हरिहर एंड बुक्का जो है वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? संगमा। और ये जो संगमा डायनेस्टी है ये कहाँ पे रूल कर रही है? विजयनगर में रूल कर रही है, ठीक है। अब क्या होगा, इसी विजयनगर की अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो यहीं इनकी जो कैपिटल थी,
विजयनगर की जो कैपिटल थी, ठीक है ना, वो कैपिटल है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की जो कैपिटल थी वो क्या थी? हम्पी। और हम्पी जो है आज की डेट में कर्नाटक में है। और आपको मुझे कमेंट में बताना है अभी या फिर क्लास के बाद, अगर तो क्या बताना है आपको कमेंट में कि जो हम्पी के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो कौन सी न्यू नोट में बताए गए हैं, कौन सी न्यू नोट में हम्पी के मॉन्यूमेंट्स हैं। वर्ल्ड हेरिटेज है ये, है ना, कौन सी न्यू नोट में हम्पी के मॉन्यूमेंट्स हैं, ये आपको मुझे बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इब्न बतूता, अ फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर, केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान रेन। इब्न बतूता कौन से सुल्तान के समय में इंडिया में आया था? कौन से सुल्तान के समय में इंडिया में आया था? सबसे पहले तो ये नाम यार रट लेना, इब्न बतूता। एक सॉन्ग भी है ना इब्न बतूता, इसी के ऊपर एक्चुअली। ये इंडिया कब आया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी बताऊं तो ये इंडिया आया था 1333 में आया था, बट याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं हटा देता हूँ। इब्न बतूता 1333 में आया था, तो समझ सकते हो कि इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जितने लोग भी लेक्चर देख रहे हैं भाई सारे के सारे इस चैनल पे आ जाना, अनअकैडमी SSC JEE पे आ जाना, क्योंकि 20 जून से अपन इसी पे काम करेंगे। ठीक है ना, कल मैं एक रिवर पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, क्या लगता है प्रत्युष्णा ने सही आंसर दिया है? सभी लोग को क्या लगता है? ठीक है ना, बताएं मुझे। ठीक, तो अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था? इब्ने बतूता आया था। और इब्ने बतूता के बारे में बात करूं तो उसने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी हुई है, और उस बुक का नाम है रहला, या फिर किताबुल रहला भी बोलते हैं, रहला। और रहला का मतलब होता है यात्रा, यानी कि ट्रैवलिंग। रहला का मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग। और आपको बता दूं जो मक्का है ना, वहाँ से इसने इस्लाम की स्टडी की थी। ठीक है, और आज के 40 कंट्री को ये घूम चुका था उस समय, आज के 40 देशों को ये उस समय घूम चुका था। इसलिए जो सॉन्ग था ना इब्ने बतूता बगल में जूता, मतलब क्या, इस बंदे के लिए अ शूज ऑफ पेयर हमेशा रेडी होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये इतना ज़्यादा घूमता था कि आप सोचो आज के 40 देश ये उस समय घूम चुका था जबकि फ्लाइट्स वगैरह नहीं होती थी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु वॉज दी दिल्ली सल्तनत लास्ट रूलर? दिल्ली सल्तनत का अंतिम किंग कौन था? लास्ट राजा कौन था दिल्ली सल्तनत का? प्रत्युषा जी सही है आप वैसे, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का लास्ट किंग कौन था? अभी ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, ये बैटल ऑफ पानीपत हारा था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हारा था ये। और इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताएं कि क्या है इसका आंसर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये बंदा हारा था, और यही बंदा दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग सही कह रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? इब्राहिम लोदी। भाई अक्षय, इब्ने बतूता के बारे में भाई मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको, सच बताऊँ तो। जैसे कि वो चीफ काजी था, चाइना के लिए एम्बेसडर बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो उसको 5 साल तक रहना पड़ा था। कहाँ पर? इंडिया में 5 साल तक। वो जाना चाहता था पर मोहम्मद बिन तुगलक जाने नहीं दे रहा था। फिर एक रात को बंदा बुर्का पहन करके भागा था इंडिया से, साउथ इंडिया होते हुए। इस तरीके की स्टोरी है, तो अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो पूरी कहानियाँ पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब। हाँ जी, तो आप लोग मिलान, दीपा, श्रीतेजा, अक्षय, मयंक, प्रत्युष्णा सही आंसर दे रहे हो भाई। इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। करेक्ट है भाई आप लोग का आंसर, इब्राहिम लोदी। ठीक, नेक्स्ट वन। Which fort was attacked by 5 times by सिकंदर लोदी but failed to capture? हाँ भाई, मज़ा आ रहा है, मज़ा और आएगा उसमें क्योंकि देखो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मज़ा आना चाहिए। बट यार मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, 9 लोग दिख रहे हैं, इतने में मज़ा नहीं आता। बताऊँ क्यों? क्योंकि भाई ऐसा लगता है ना कि अपन इतनी मेहनत करें तो हाँ लोग आए, पर ठीक है चलो, लोग होने चाहिए भाई, मज़ा तभी आता है। चलो बताओ मुझे इसका आंसर। आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि यार ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। आंसर है इसका ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर का किला। ठीक है ना,
और ग्वालियर का जो किला है उसको अपन क्या बोलते हैं? श्री तेजा भाई भयंकर अजीब रूलर हैं, अभी टेंशन मत लो, एक से एक रूलर मिलेंगे, ठीक है, बहुत भयंकर भयंकर। ग्वालियर फोर्ट के बारे में एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो आंसर क्या बताओगे? ग्वालियर फोर्ट को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिब्राल्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाई गई हैं सैंडस्टोन से, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो किला है ये भी बनाया गया है किससे? सैंडस्टोन से, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वन, विच सुल्तान फाउंडेड दी सिटीज़ लाइक फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, और एक और लिख लेना, एक शहर है जिसका नाम था फिरोज शाह कोटला। वहाँ पे एक स्टेडियम भी था जिसका नाम चेंज हो गया, अब एक शहर था फिरोज शाह कोटला, सिटी का नाम है फिरोज शाह कोटला। ये दिल्ली में ही आपको मिलेगा, और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो इसी एरिया में ना फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी था जिसका नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ये सारे शहर जिस बंदे ने बसाए थे उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, वेरी गुड भाई। दिव्या तेज, सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक, गुड गुड, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो ये सारे शहर बताएं। फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं तो ये आपको हरियाणा में मिलेगा। हिसार भी कहाँ मिलेगा? हरियाणा में। जौनपुर जो है ना ये आपको मिलेगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और जौनपुर को एक नाम से जानते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जौनपुर को बोलते हैं सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद। सिराज मतलब होता है ताज, मतलब हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? जौनपुर को, सिराज ए हिंद। हाँ जी, वेरी गुड भाई, सही आंसर जा रहे हो आप, सिराज ए हिंद। सेशन एंड करेंगे अपन, बस एक दो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये वाला बताओ, हु हैड रिपेयर्ड कुतुब मीनार विच हैड गॉट डैमेज प्रीवियसली इन अर्थक्वेक एंड मैनी ऑफ द दिल्ली टॉम्ब्स। मतलब दिल्ली के बहुत सारे जो मकबरे हैं उनका भी रिपेयर कराया, और साथ में कुतुब मीनार जो अर्थक्वेक के कारण, जो भूकंप के कारण डैमेज हो गई थी, उसका भी रिपेयर कराया। इसका आंसर क्या होगा? देखो यार, इसका आंसर भी एक ही है, इसका आंसर भी है फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर भी क्या है? फिरोज शाह तुगलक। हाँ जी, यार सही है आपका प्रत्युषा जी, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। श्री तेजा सही जा रहे हो, अक्षय सिंह सही जा रहे हो, ठीक। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। मुझे कमेंट में बताना कि आप जितने लोग भी हो कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस अ रूल दैट नॉट टू शो एनी इमोशन इन दी कोर्ट। मतलब किसी भी प्रकार का जो इमोशन है वो आपको कोर्ट में, और कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं दरबार, वहाँ पे शो नहीं करना है। इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे, इसका आंसर क्या होगा? तो देखो ये आंसर वही है जो आयरन ब्लड की पॉलिसी लेकर के आया था। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश आलोक सिंह, आंध्र प्रदेश ओके श्री तेजा आंध्र प्रदेश, गुजरात यूपी ओके भाई, गुड गुड। चलो देखते हैं। तो इसका अगर मैं बात करूं तो ये भी कोई और नहीं है जिसने आयरन ब्लड पॉलिसी लगाई थी, दिल्ली ओके प्रत्युषा, दिल्ली, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोग समझ सकते हैं आयरन ब्लड पॉलिसी वाला बंदा कौन था? बलबन, वेरी गुड आंसर आप लोग दे रहे हो भाई धीरे धीरे, बलबन। तो आप देख सकते हो भाई, आलोक जी ने आंसर दिया, अक्षय भी आप दिल्ली से हो, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन सुल्तान टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली से आप लोग हैं अक्षय, प्रत्युषा, और इसका आंसर दीजिएगा मयंक, दीपा, आलोक, वेरी गुड भाई लास्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के समय में दिल्ली के ताज पे आखिरी बार और पहली बार जो महिला सुल्तान बैठी थी, जो वुमेन सुल्तान बैठी थी, उनका नाम क्या था? तो भाई ये एक ही है, ये थे इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश के जो सारे बेटे थे वो राहुल गांधी थे, ठीक है। इल्तुतमिश के सारे बेटे क्या थे? राहुल गांधी थे, और इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को आगे किया, और उस बेटी का नाम देवताज, मयंक, आलोक, ठीक है ना, मनीष, मिलान, दीपा, आप सभी सही दे रहे हो, उनका नाम था रज़िया। क्या नाम था? रज़िया। सारे लोग सही आंसर दे रहे हो, है ना।
देखो राहुल गांधी अगर होंगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत प्लंडर्ड महाकालेश्वर टेम्पल ऑफ उज्जैन। महाकालेश्वर आप जानते हो यार 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ठीक है ना। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो जो उज्जैन, और जो उज्जैन काफ़ी फेमस सिटी है मध्य प्रदेश में। अगर आप में से कोई एमपी से होता तो आप समझ जाते हैं, और फिर भी आपको पता ही होता कि यहाँ पे भी क्या लगता है भाई, मेला लगता है कुंभ का। और उज्जैन जो है हाँ जी मयंक अक्षय, चलो उज्जैन जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो ये भी आंसर है शिप्रा। शिप्रा एक रिवर है, शिप्रा एक रिवर है। और अगर मैं बात करूँ वो किंग कौन था जिसने महाकालेश्वर टेम्पल को लूटा, तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ जी प्रत्युष्णा, रजिया, रजिया सही है। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, द बैटल दैट लेड टू फाउंडेशन ऑफ मुगल पावर इन इंडिया। इस क्वेश्चन के को देखते हैं और एक क्वेश्चन और देखेंगे बस। कौन सी वो बैटल थी जिसने मुगलों को इंडिया में क्या बना दिया, किंग बना दिया, या फिर मुगल अंपायर को चालू करा दिया, आप ऐसा बोल सकते हो। कौन सी बैटल के बाद से इंडिया में स्टार्ट हो गया मुगल एम्पायर। कौन सी बैटल के बाद से इंडिया में स्टार्ट हो गया था मुगल एम्पायर, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा, कौन सी बैटल के बाद से इंडिया में स्टार्ट हो गया था मुगल एम्पायर। ऑप्शन 3, दिस इज़ वेरी वेरी करेक्ट, है ना। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कशन भी किया था और आप सभी ने देखा था 1526 में हुई थी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, है ना, अपन लोगों ने पढ़ा है ये, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो आप अगर देख पा रहे होगे तो मैंने क्वेश्चंस के बेसिस पर भी बहुत कुछ आपको हिस्ट्री में कनेक्ट करके बताया है। ऑप्शन 3 आप सभी करेक्ट हो भाई, ठीक है ना। नवीन, शक्ति प्रताप, ठीक है ना, कबीर, नवीन, श्री तेजा, दीपा, आलोक, मयंक, सारे लोग करेक्ट हो भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप देख सकते हो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। डन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यार, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर रोड देयर ओन ऑटोबायोग्राफी। कौन कौन से वो मुगल किंग है जिन्होंने अपनी खुद की क्या लिख रखी है, आत्मकथा। क्या लिख रखी है अपनी आत्मकथा। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो मयंक और प्रत्युषा, आलोक, दीपा, श्रीतेजा, प्रबीर, शक्ति, नवीन, सब लोग, सर्वेश, है ना भाई, बताओ इसके बारे में, ये इसका आंसर क्या होगा। दो ऐसे मुगल किंग जिन लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रखी, यानी कि आत्मकथा, ठीक है। बताओ इसके बारे में। तो आप लोग सही जा रहे हो भाई, कुछ लोग सही जा रहे हो, कुछ लोग गलत जा रहे हो। मनीष भाई यहाँ पे आप थोड़ा इनकरेक्ट हो। दीपा, देवताज, प्रबीर आप लोग सही हो। मिलान आप गलत हो। देखो भाई ये दो लोग हैं, एक था बाबर जिसने अपनी खुद की लिखी थी, जिसका नाम क्या था, तुज़ुक-ए बाबरी, ठीक है ना। क्या नाम था, तुज़ुक-ए बाबरी, तुज़ुक-ए बाबरी। और जहांगीर ने जो लिखी थी उसका नाम क्या था, तुज़ुक-ए जहांगीरी, तुज़ुक-ए जहांगीरी, तुज़ुक-ए जहांगीरी, ठीक है। ये दो बुक लिखी गई थी, दो ऑटोबायोग्राफी थी। अकबर तो देखो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा था नहीं, और औरंगज़ेब को बैटल के अलावा कोई और काम था नहीं, ठीक है ना। जहांगीर के बारे में, तुज़ुक-ए जहांगीर, तुज़ुक-ए जहांगीर। और अच्छा बाबरनामा की अगर आप बात कर रहे हो ना, देखो मैं एक बात और बता देता हूँ, जो तुज़ुक-ए बाबरी है ना, ये जिस लैंग्वेज में लिखी गई है वो है चगताई तुर्क, ये तुर्क लैंग्वेज में लिखी गई, ठीक है। और बाद में इसका ट्रांसलेशन किया गया है पर्शियन में, यानी कि फ़ारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। और जो ट्रांसलेशन किया गया है फ्रेंड्स, उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, बाबरनामा। क्या बोलते हैं, बाबरनामा। और बाबरनामा ये जो बुक है, जो ट्रांसलेशन है, इसको किया था अब्दुल रहीम खारे खाना ने, अब्दुल रहीम खारे खाना ने। और ये जो अब्दुल रहीम खारे खाना वही है जिन्होंने लिखे थे रहीम के दोहे, ठीक है ना। तो तुर्क लैंग्वेज में लिखी थी बाबर ने, और इसका जो ट्रांसलेशन है वो कहलाता है बाबरनामा। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लोग तुर्की हैं। जब मैं इन लोग को पढ़ाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा, सारे के सारे तुर्क हैं, ठीक है, सारे के सारे लोग तुर्क हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला, इसके बाद अपन लोग क्लास को एंड करेंगे। द मुगल पेंटिंग रिचेस इट्स जेनी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि किसके समय में जो पेंटिंग है वो अपने जेनिथ पे थी। जेनिथ का मतलब क्या होता है? पीक, अपने चरम पे थी। किसके समय में जो पेंटिंग है, किस मुगल बादशाह के समय में जो पेंटिंग है वो अपने चरम पे थी? इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। और मैं फिर से एक बात बोलूँगा फ्रेंड्स, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा में शायद मैंने कई बार बोला है कि आप सभी लोग भाई इस चैनल में जाओ, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना? क्योंकि 20 जून से अपन लोग यहीं पे ही मिलेंगे, ठीक है ना, हमेशा। चलो आंसर दो इसका। ऑप्शन 2, सारे लोग का आंसर ये सही है भाई। आंसर है जहांगीर। आंसर क्या है सबका? जहांगीर। बिल्कुल सही आंसर है जहांगीर, ठीक है। चलो फिर सेशन को अपन लोग अब क्या करते हैं भाई? एंड करते हैं। आज की क्लास को अपन लोग यहीं तक रखते हैं, है ना? काफ़ी कुछ क्योंकि अपन लोगों ने देख लिया है। या फिर आप चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे और दे दो, ठीक है? फिर अपन लोग आगे इस क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है? बताओ, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ना, तो बस ये याद रख लेना, मैं आपको इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ना, तो उस समय जो किंग था वो अकबर था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में बनी थी। और अकबर जो का टेन्यूर है इंडिया में वो है 1556 से लेकर के 1605, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी हालांकि बनेगी कहाँ पे? इंग्लैंड में बनेगी, पर उस समय इंडिया का किंग कौन था? तो आंसर हो जाएगा अकबर, ये याद रखना। जहांगीर नहीं बेटा, जहांगीर के समय में ना, जहांगीर के समय में आए थे। कौन आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। देखो जहांगीर के समय में आए थे ये लोग, जो कंपनी ना जहांगीर के समय में इंडिया आई थी। क्योंकि जहांगीर का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये था 1605 to 27, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1600 में, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी कब? 1608 में। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। बाकी हम लोग कब देखेंगे भाई? नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। चलो ख़त्म करते हैं आज का सेशन अपन।